मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास पहला आदेश अध्याय 81 एक बर्बाद सभ्यता। पहला आदेश एक बर्बाद सभ्यता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 81 एक बर्बाद सभ्यता। अनुवादक लेगे। संपादक लेगे। एक निगम के युद्ध क्रम में एक पूरी पलटन में 30 लोग शामिल होते थे। जब उन्हें कोई खतरा होता था तो वे तुरंत अपनी पूरी मारक क्षमता का इस्तेमाल करके पूरा कवरेज हमला कर सकते थे। यही कारण था कि जंगली जानवर उनका सामना करने पर जल्दबाजी में ही भाग सकते थे। हालांकि इतनी शक्तिशाली पलटन के बावजूद जब वे एक्सपेरिमेंटल के संपर्क में आए तो उन्होंने सुदृढ़ीकरण बुलाने में संकोच नहीं किया। इससे पता चला कि उन्हें अपनी मौजूदा ताकत से उसे हराने का भरोसा नहीं था। लियू बो और लुओ शिन्यू घुटनों के बल जमीन पर बैठे थे और अपने आसपास गोलियों की आवाजें सुन रहे थे। एक सैनिक ने अपनी राइफल कंधे पर लटकाई और लियू बो और लुओ शिन्यू के दोनों हाथों के अंगूठों को प्लास्टिक की पट्टियों से बांध दिया। यह इतनी कसकर बंधा हुआ था कि उन्हें दर्द हो रहा था। इसके अलावा सैनिक ने केवल 2 सेकंड में लियू बो के शरीर की तलाशी पूरी कर ली और यह सुनिश्चित कर लिया कि उसके सामने खड़े पुरुष और महिला से उसे कोई खतरा नहीं है। सैनिक ने उनसे कुछ नहीं पूछा। उसने बस उन्हें अपनी टीम में वापस आने दिया और लड़ाई जारी रखी। बाकी सभी सैनिकों ने लियू बो को नजरअंदाज कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह मौजूद ही नहीं था। उनमें से हर एक की अपनी जिम्मेदारियां थीं और वे एक अच्छी तरह से तेल लगी मशीन में गियर की तरह काम कर रहे थे। वे हर कदम को स्थिर सटीकता के साथ उठाते थे। किसी ने बुदबुदाया, वह अपनी पीठ पर जो प्लास्टिक की गुड़िया ढो रहा है, वह क्या है? संचार चैनल पर किसी ने चिल्लाते हुए कहा, एक्सपेरिमेंटल हमारे 9 बजे भाग गया है। ध्यान दें, वहां पर संरचनाएं हैं। एक्सपेरिमेंटल हमारे 9 बजे भाग गया है। ऐसा भी नहीं लगता था कि प्रायोगिक सेना इन प्लाटूनों का इतनी भारी गोलाबारी के साथ सामना करना चाहती थी। उसने फिलहाल उनसे बचने का फैसला किया। इस समय लियू बो को लगा कि संघ के सैनिकों की लड़ाकू ताकत की तुलना निजी सेना से करना बस स्वर्ग और पृथ्वी का मामला था। इन दृश्यों के साथ संघ की तुलना में निजी सेना एक सुअर फार्म की तरह थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लियू बो को चिंता थी कि संघ उसे तुरंत मार देगा। आखिरकार रेन शियासु और यांग शियाओजिन ने उन्हें राक्षस बताया था। ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं था। संघ ने उसे लुओ शिन्यू के साथ बांध दिया, लेकिन उनके साथ कुछ नहीं किया। इस बात से लियू बो को आखिरकार राहत मिली। कम से कम उसे मरना तो नहीं पड़ेगा, है ना? हालांकि कुछ ही देर बाद लियू बो ने सामने खड़े सैनिकों की चीखें सुनी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कुछ नुकसान हुआ है। रेन शियासु जंगल की छाया में छिपा हुआ था और झाड़ियों के बीच बहुत अच्छी तरह से छिपा हुआ था। एक सेंटीपीड तेजी से उसकी ओर रेंग रहा था, लेकिन रेन शियासु ने उसे अपने खंजर से जमीन में घोंप दिया। रेन शियासु ने सन जुनझेंग की निजी सेना की वर्दी पहन ली थी। उसने मृत व्यक्ति के कपड़े इसलिए नहीं पहने थे क्योंकि वह इतना गरीब था, बल्कि इसलिए क्योंकि छलावरण पैटर्न उसे जंगल में अच्छी तरह से छिपे रहने में मदद करेगा। कुछ ही देर बाद उसे सामने से कदमों की आवाज सुनाई दी। वह भी ज्यादा दूर नहीं गया था, इसलिए उसने सुना कि संघ की टुकड़ी अपने साथियों से मदद मांग रही थी। रेन शियासु के लिए यह संभवतः संघ द्वारा स्थापित परिधि को पार करने का सबसे अच्छा मौका था। यदि उन्हें इस तरफ सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता होती तो संघ की आग की रेखा धीरे धीरे यहां केंद्रित हो जाती। उस समय रक्षा की परिधि में खुलने शुरू हो जाते। जब वह और जू जियांचू अलग हुए तो इस बात का कोई जिक्र नहीं था कि वे फिर कहां मिलेंगे। इस समय उन्होंने चुपचाप अकेले काम करने का फैसला किया था क्योंकि उनका मानना था कि उनके व्यक्तिगत कौशल समूह की ताकत से ज्यादा हैं। लेकिन सिर्फ यही वजह उन्हें अकेले काम करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि वे अब भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे। यांग शियाओजिन के रहते हुए भी सभी के मन में टीम के बारे में कुछ शंकाएं थीं। तीनों लोगों ने एक दूसरे पर नजर रखी और एक अस्थायी स्थिर गठबंधन बनाया। लेकिन अब जब यांग शियाओजिन अचानक गायब हो गया तो इसने समूह के तत्काल विघटन का कारण बना। रेन शियासु ने अपनी सांस रोक ली और आने वाली पलटन के उसके पास से गुजरने का इंतजार करने लगा। ये स्पष्ट था कि किंग कंसोर्टियम को जू जियांचू से ज्यादा जानकारी थी। उन्हें यह भी पता था कि चेन खींचने वाला राक्षस क्या है। प्रयोग। लोग पहाड़ों की गहराई में प्रयोग कर रहे थे। रेन शियासु को कुछ संदेह था, लेकिन उसने इस बारे में सोचने में ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया। एक सहायक प्लाटून के उसके पास से गुजरने के बाद वह बहुत तेज गति से जिंग पर्वत के भीतरी इलाकों की ओर बढ़ गया। इस दौरान रेन शियासु का सामना लगभग 2 अन्य प्लाटूनों से हुआ जो सुदृढ़ीकरण के लिए कॉल का जवाब दे रही थी। सौभाग्य से वह समय रहते उनसे बचने में कामयाब रहा। इस समय रेन शियासु को थोड़ा आश्चर्य हुआ। वे इतने सारे लोगों के साथ एक राक्षस को भी नहीं मार सकते थे। या क्या ये हो सकता है कि राक्षस बहुत शक्तिशाली था? उसे इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी क्योंकि उसे पहले आंतरिक परिधि से छिपकर निकलना था। चाहे वह जिंग पर्वत से भागने की योजना बना रहा हो या उसके रहस्यों का पता लगाने की, ये सबसे अच्छा अवसर था। रेन शियासु जंगल में सरपट दौड़ रहा था, लेकिन जमीन में उलझी हुई जड़ें और गड्ढे उसके आगे बढ़ने में बाधा नहीं बन रहे थे। जंगल में उसकी यात्रा की गति पहले कभी ऐसी बाधाओं से धीमी नहीं हुई थी। धीरे धीरे रेन शियासु को अपने आगे भारी मशीनरी के चलने की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि आगे किसी बड़ी जगह पर खुदाई चल रही है। उसके सामने एक पहाड़ी थी। जब रेन शियासु चुपचाप ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ देखने लगा तो वह दंग रह गया। सच कहूं तो उसने कभी नहीं सोचा था कि जिंग पर्वत के भीतरी इलाकों में इतनी चहल पहल वाली जगह होगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह उस पहाड़ी की ढलान से लगभग 500 मीटर पीछे मिट्टी खोदते हुए एक दर्जन खुदाई करने वालों को देखकर आश्चर्यचकित था जिस पर वह था। तभी रेन शियासु ने कुछ देखा। यह इन दर्जन भर खुदाई करने वालों की नहीं थी जिसने उसकी रुचि को आकर्षित किया, बल्कि इस ढलान के पीछे एक शहर का शानदार नजारा था। हालांकि शहर खंडहर में तब्दील हो चुका था। दर्जन भर से ज्यादा खुदाई करने वाले लोग एक गड्ढे के पास खुदाई कर रहे थे, जो ऐसा लग रहा था जैसे कि किंग कंसोर्टियम ने अपने आकार के चार्ज के साथ इसे उड़ा दिया हो। ऐसा लग रहा था कि वे कुछ खोज रहे थे। वास्तविकता में उसके सामने का शहर पूरा नहीं माना जा रहा था। वास्तव में यह उससे बहुत दूर था। वह जो सबसे दूर का बिंदु दिखाई दे रहा था, वहां शहर की क्षितिज रेखा अचानक समाप्त हो गई थी और शेष भाग पहाड़ों और धरती के नीचे दब गया था। प्रलय से पहले का दांतेदार शहर एक विशाल भूल भुलैया जैसा था जो नष्ट हो गया। यद्यपि रेन शियासु इसका केवल एक हिस्सा ही देख पाया था, फिर भी वह कल्पना कर सकता था कि अतीत में ये शहर कितना भव्य था। उन्होंने एक इमारत पर लटके हुए एक अच्छी तरह से संरक्षित धातु के चिन्ह को देखा, जिस पर जियाओ लॉन्गकान एक लिखा हुआ था। रेन शियासु थोड़ा हैरान था। शियाओ लॉन्गकान का क्या नाम है? क्या यह एक कालीन की पहाड़ियों पर चढ़ने के बाद ड्रैगन को बदलने जाने का विचार था? ये कितनी रहस्यमयी जगह लग रही थी। लेकिन इससे पहले कि रेन शियासु कुछ समझ पाता, खुदाई करने वाले यंत्र के टुकड़े पर साइन बोर्ड के टुकड़े हो गए।
युगों बीत गए थे, इसलिए सब कुछ क्षय की स्थिति में था। किसी कारण से रेन शियासु वास्तव में इस स्थान को देखने के लिए उत्सुक था। टेक्टोनिक प्रवाह ने पूर्व कैटाक्लिज्म सभ्यता के अधिकांश हिस्से को गहरे भूमिगत दफन कर दिया था, लेकिन ये प्लेट टेक्टोनिक्स जंगी पर्वत में ज्वालामुखियों के निर्माण के लिए भी जिम्मेदार थे। किसी तरह इस स्थान पर एक विशाल शहर को संरक्षित किया गया था। हालांकि सभी चीजें टूटी हुई और तार में थीं, लेकिन मुख्य संरचना अभी भी मौजूद थी। जब रेन शियासु ने पहाड़ियों से दूर तक की यात्रा देखी, तो उसने पाया कि कई किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुछ क्षेत्रों में पहले ही खुदाई हो चुकी थी। हालांकि कुछ स्थान पर खुदाई का काम बीच में ही रुका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वे कुछ खोज रहे थे। जब उन्हें पता चला कि वह खुदाई की गई जगह नहीं है जो वे तलाश कर रहे थे, तो उन्होंने तुरंत काम रोक दिया और एक अलग जगह की पहचान की। रेन शियासु को यह एहसास हो गया था कि किंग कंसोर्टियम भी जो खोज रहा था, वह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा उन्हें ठीक से पता था कि वे क्या खोज रहे थे। इस बार रेन शियासु ने दूर से सैनिकों द्वारा कड़ी सुरक्षा वाली एक जगह देखी। वहां कुछ कार्गो कंटेनर रखे हुए थे। उसके बगल में सैनिक कुछ बेहोश जानवरों को ड्रग्स का इंजेक्शन दे रहे थे और फिर उन्हें एक एक करके कंटेनरों में भर रहे थे। ये जंगली जानवर राजा कंसोर्टियम द्वारा पकड़े गए क्या थे? संभवतः इन विकसित जानवरों को भी अध्ययन के भाग्य से बचना मुश्किल होगा। क्या मुझे चलना चाहिए? रेन शियासु ने सोचा, क्योंकि उसे लगा कि उसे किंग कंसोर्टियम द्वारा खोजे जा रहे लक्ष्य के पास पहुंचने का भी मौका नहीं मिलेगा। अंततः वह पहले ही किंग कंसोर्टियम की ताकत देख चुका था, इसलिए वह जानता था कि उन्हें रहस्य छीनना उसके लिए असंभव होगा। अचानक रेन शियासु ने एक सफेद सूट पहने युवक को शहर की ओर देखने वाली एक इमारत की छत पर खड़ा देखा। जंगल में वह सफेद सूट इतना बेदाग था कि कोई भी आश्चर्यचकित हो सकता था। यह दृश्य हिंसा और सभ्यता के बीच टकराव जैसा था, जिसे देखने वाला कोई भी व्यक्ति इसे अपना बना लेगा। अध्याय 82 तंबाकू और शराब। अनुवादक लेगे, संपादक लेगे। उस समय महत्वपूर्ण लोगों को जब भी घर से बाहर आना होता था तो उन्हें शहर से उठना पड़ता था, इसलिए रेन शियासु ने उन्हें दूर से ही अपनी गाड़ियों में सूट पहने बैठे देखा था। उस समय रेन शियासु को लगा कि उन महत्वपूर्ण लोगों के पास एक प्रभावशाली व्यक्तित्व है। लेकिन अगर कोई जंगल में सूट पहन जाए और वह भी सफेद सूट पहने, तो रेन शियासु निश्चित रूप से उस व्यक्ति को गाली देगा, मूर्ख। सूट पहनना लड़ाई में बहुत बड़ी बाधा होगी, क्योंकि यह पहनने वाले को अपने हाथ और पैर उठाने से रोकेगा। अगर किसी को जंगली जानवर का सामना करना पड़े जिसे वह हरा न सके, तो शायद वह भाग भी न सके। लेकिन जब रेन शियासु ने उस युवक को इमारत के ऊपर खड़ा देखा, तो उसने अपने परिधान को जंगल के लिए उतार या स्थिर नहीं रखा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस व्यक्ति को लड़ने की जरूरत नहीं थी। वह संभवतः इस ऑपरेशन के लिए किंग कंसोर्टियम का नेता था। रेन शियासु को लगा कि यह कंसोर्टियम का योग वास्तव में दूसरों से काफी अलग दिखता है। उसने अपना सिर नीचे झुका रखा था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसे किंग कंसोर्टियम के सैनिक द्वारा खोज न लिया जाए। खुदाई स्थल के आसपास की सुरक्षा के लिए 1000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया गया था। रेन शियासु को लगा कि उसने और जू जियांचू ने क्षेत्र को बंद करने के किंग कंसोर्टियम के दृढ़ संकल्प को कम करके आंका था। रेन शियासु ने जिज्ञासा से अपने आसपास देखा और सोचा कि जू जियांचू और यांग शियाओजिन कहां छिपे हुए हैं। हालांकि वह उन्हें देख नहीं सकता था, लेकिन रेन शियासु को पता था कि वे कहीं आसपास होंगे। अब यहां से निकलने का समय आ गया है, रेन शियासु ने खुद से कहा, इस बात की परवाह किए बिना कि दूसरा क्या करेगा। जब उसे पता चला कि वह जिंग पर्वत के रहस्य को नहीं पा सकती, तो उसके मन में पीछे हटने का विचार आया। अगर नहीं, तो यहाँ उसका रहना बिल्कुल भी बुरा नहीं होगा। जहां तक जिंग पहाड़ों के रहस्य की बात है, यांग शियाओजिन और जू जियांचू को शायद उनमें अधिक दिलचस्पी थी। रेन शियासु को लगा कि इस रहस्य के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं है। यदि यहाँ किसी और के पास सभी तरह के उन्नत कौशल होते और रेन शियाओजू के पास बुनियादी या मास्टर कौशल डुप्लीकेशन स्क्रॉल होते, तो वह इसे आसानी से तैयार कर सकता था। ऐसा किसी व्यक्ति के लिए एक असली खजाना होगा। दरअसल सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि रेन शियासु को जमीन के नीचे खुदाई करके निकाली गई इमारतों में से अधिक दिखाई दे रही थी। उनसे कुछ तो खुदाई करने वालों के हल्के से स्पर्श से ही पतझड़ हो गया। वे अभी भी सीधे खड़े थे, लेकिन ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि किसी ने उन्हें छुआ नहीं कहा था। वह अभी भी जमीन के ऊपर बनी कुछ इमारतों को उनके अपेक्षाकृत बरकरार स्टोर चिन्हों के आधार पर स्पष्ट रूप से पहचान सकता था। उदाहरण के लिए वहां ब्यूटी सैलून, ब्लाइंड मसाज वगैरह थे। रेन शियासु को विश्वास नहीं था कि यहाँ कुछ भी इतना मूल्यवान होगा, और यही मुख्य कारण था कि वह यहाँ से निकल जाना चाहता था। जब रेन शियासु ने उन चिन्हों को देखा, तो उसे लगा कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है और उसकी बुद्धिमत्ता का अपमान हुआ है। क्यूआर कोड, जियाओ लॉन्ग और प्लास्टिक की गुड़िया जैसी चीजों को याद करने पर यह स्पष्ट था कि वे बिल्कुल भी दुर्लभ चीजें नहीं थीं। उसने सोचा कि अगर जू जियांचू और यांग शियाओजिन ये नज़ारे देखेंगे तो क्या सोचेंगे। वैसे भी रेन शियासु को इससे बहुत कुछ सहना पड़ा था। इतनी दूर तक दौड़ने और इतने खतरों का सामना करने के बाद ये सब मुझे ये दिखाने के लिए था। रेन शियासु ने अपना सिर नीचे रखा और चुपचाप पहाड़ की ओर बढ़ गया। अभी भी उसे अपने पीछे जंगल में गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। इसका मतलब था कि किंग कंसोर्टियम के सैनिकों ने अभी तक उस राक्षस का सफलतापूर्वक सामना नहीं किया था। गोलियों की आवाज कम से कम रेन शियासु के लिए एक आश्वासन थी कि किंग कंसोर्टियम के पास निश्चित रूप से इस समय उससे निपटने का समय नहीं होगा। हालांकि पहाड़ की तलहटी में और भी सैनिक गश्त कर रहे थे, लेकिन समस्या ये थी कि ये लोग पास के उत्खनन स्थल पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। परित्यक्त स्थल पहले से ही अपना मूल्य खो चुके थे और सैनिकों ने उन पर ध्यान देने की भी जहमत नहीं उठाई। हालांकि रेन शियासु संघ द्वारा छोड़ी गई साइटों का उपयोग परिधि से बाहर निकलने के लिए कर सकता था। किंग कंसोर्टियम ने रास्ते में इतने पेड़ काट दिए थे कि यह स्ट्रॉन्गहोल्ड 112 तक की पूरी सड़क को पक्का करने के लिए पर्याप्त था। रेन शियासु को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह इस बात से प्रभावित था कि एक संगठन क्या करने में सक्षम था। जंगल जैसी जगह में वे अपनी इच्छानुसार रास्ता बना सकते थे और पहाड़ों में रहने वाले जंगली जानवरों से परामर्श करने की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी। इससे रेन शियासु को संगठन की क्षमताओं का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह केवल एक गढ़ के लड़ाकू सैनिक थे। यांग शियाओजिन के अनुसार एक संगठन कुल मिलाकर 10 से 20 गधों को नियंत्रित कर सकता है। इसलिए यदि रेन शियासु गढ़ 112 की दिशा में भाग जाता, तो रास्ते में जो भी जंगली जानवर या अन्य प्राणी होते, वे पहले ही डरकर भाग जाते। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। Bet 100 and get 400 across platform. Get 10% weekly cashback. Bet 100 and get 400 across platform. Get 10% weekly cashback. YOLO 247.co। यद्यपि स्ट्रॉन्गहोल्ड 113 पर वापस लौटना थोड़ा अधिक कठिन होता और यदि वह इस रास्ते से जाता तो उसे अधिक लंबा चक्कर लगाना पड़ता, परंतु उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था क्योंकि यह उसका सर्वोत्तम विकल्प था।
जैसे ही रेन शियासू चुपचाप इस शहर के अन्य क्षेत्रों की ओर चले गए, ऊपर की ओर दिखाई देने वाली प्राकृतिक खायां और खंडहर इमारतें उनके लिए सबसे अच्छा आवरण बन गईं। उसने एक ऊंची इमारत के खंडहर देखे जो ढह गई थी और दो हिस्सों में टूट गई थी। रेन शियासू को इस बात में कोई संदेह नहीं था कि ऐसे लोग हुआ करते थे जो इस ऊंची इमारत के ऊपर खड़े होकर प्रलय से पहले पूरे शहर का विहंगम दृश्य देख सकते थे। अतीत में रेन शियासू अक्सर कल्पना करते थे कि जब वे शहर में रहते थे तो यान लियुवान के साथ गढ़ में रहना कैसा होगा। परंतु ऐसा लगता था कि यद्यपि गढ़ क्षेत्र के मामले में ये शहर से बड़ा था, परंतु वहां की भव्यता और समृद्धि इस स्थान से अतुलनीय थी। बेशक वैभव और समृद्धि अतीत की बातें थीं, अब यहाँ केवल फैशन और ऊर्जा बचा था। रेन शियासू छायादार जंगल की आड़ में पहाड़ियों की ढलानों से नीचे उतरा और उसने चारों ओर धूल से ढके कुछ चिन्ह देखे। उन्होंने बुदबुदाया, इस शहर में इतने सारे रिफ्लेक्सोलॉजी स्पा चिन्ह क्यों हैं? क्या पहले के लोग अपने पैर धोने का इतना आनंद लेते थे? परित्यक्त शहर और पहाड़ियों के बीच चलते हुए रेन शियासू ने सावधानियों से किसी की नजर में आने से बचने की कोशिश की। वह इस समय किंग कंसोर्टियम के लड़ाकू सैनिकों से मात्र 500 मीटर की दूरी पर था। जब तक वह अंधेरे कोनों और इमारतों का उपयोग करती है, तब तक वह उन्हें खोज नहीं सकती थी। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, रेन शियासू को लगने लगा कि अब वह मुश्किल से चल पाएगा। वह अपने बाएं हाथ की ओर एक अच्छी तरह से संरक्षित तंबाकू और शराब की दुकान देखकर हैरान रह गया। यद्यपि टेक्टोनिक शिफ्ट के कारण आए भूकंप के दौरान अधिकांश इमारतें धूल में मिल गईं, फिर भी शहर की 30% इमारतें अभी भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। जब रेन शियासू ने तंबाकू और शराब की दुकान देखी तो उसकी आंखें चमक उठीं। शहर में तंबाकू और शराब दुर्लभ वस्तुएं थीं, अन्यथा झांग जिंगलिन जैसे शिक्षक के पास हर दिन पीने के लिए सिगरेट क्यों नहीं होती? इस तंबाकू और शराब की दुकान में संभवतः ओल्ड वांग और ओल्ड ली के पास मौजूद कुल स्टॉक से भी अधिक स्टॉक था। अगर वह ये सब वापस ला पाता तो वह आसानी से शहर का सबसे अमीर व्यक्ति बन सकता था। रेन शियासू ने किंग कंसोर्टियम के लोगों पर एक नजर डाली। जब उसे यकीन हो गया कि उसके आसपास कोई नहीं देख रहा है, तो वह उत्साह से दुकान में घुस गई। NOVAL.com पर नवीनतम नॉवेल्स प्राप्त करें। वह काउंटर पर सिगरेट पीता है। चूंकि सिगरेट के पैकेट के चारों ओर एक चिकना प्लास्टिक आवरण था, इसलिए रेन शियासू ने सोचा कि यह अभी भी अच्छी स्थिति में होगा क्योंकि यह प्लास्टिक की बाहरी परत से सुरक्षित था। लेकिन जैसे ही उसने उसे छोड़ा, सिगरेट का पैकेट भी उसके साथ चूर्ण में बदल गया। रेन शियासू के दिल में दर्द हुआ। आखिर कब से ये बर्बाद यहाँ रखी हुई थी? उत्साहित रेन शियासू को यह पता नहीं था कि सिगरेट की भी एक शेल्फ लाइफ होती है। हालांकि तंबाकू फैक्ट्रियों ने कभी नहीं बताया कि उनकी सिगरेट को कितने समय तक रखा जा सकता है, लेकिन आमतौर पर वे 3 साल से ज्यादा समय तक रखने के बाद खराब हो जाती हैं। अंततः प्लास्टिक सील की सफाई अधिक सरलता से नहीं की जा सकती। अध्याय 83 एक अनोखा बच्चा। अनुवादक लेगे, संपादक लेगे। रेन शियासू ने सिगरेट के संदिग्ध पैकेटों को देखा और उनके दिल में दर्द महसूस हुआ। वान फुगुई की दुकान में प्रति सिगरेट 20 युआन की बिक्री मूल्य के आधार पर इस दुकान में सिगरेट की कीमत कितनी होगी? इसके अलावा रेन शियासू ने अनुमान लगाया था कि इस सड़क पर कम से कम 5 तंबाकू और शराब की दुकानें होंगी। रेन शियासू ने भविष्य को संशोधित किया और महसूस किया कि प्रलय से पहले के मनुष्य तथ्य में अमीर थे। हाँ, रेन शियासू को यह एहसास नहीं हुआ कि तंबाकू वास्तव में कैटाक्लिज्म से पहले दुर्लभ वस्तु नहीं थी। उन्होंने पलटकर शराब की बोतलों को देखा जो दीवार के सामने रखी हुई थीं। वे प्लास्टिक की सिगरेट में सील नहीं थे, इसलिए शराब गायब थी। यहाँ सभी तने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि शराब की कुछ शर्तें जमीन पर टूटी हुई थीं और संभवतः भूकंप के कारणों में टूटी हुई थीं, जबकि कुछ अभी भी मानक पर खड़ी थीं। लेकिन जब रेन शियासू ने एक बोतल खोली तो उसने पाया कि उसमें रखी शराब गायब हो गई थी। उसे आश्चर्य हुआ कि प्रलय को घटित हुए कितना समय हो गया है। बोतल में रखी शराब पूरी तरह से सड़ चुकी थी। रेन शियासू ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्या पहले की वाइनरी को यह पता नहीं था कि पे को बेहतर तरीके से कैसे सील किया जाए? उसने इस बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और एक अच्छी तरह से संरक्षित बोतल ली और उसे हिलाया। हालांकि बोतल में मौजूद शराब भी बिना किसी अपवाद के गायब हो गई थी। दरअसल अगर इस तरह की शराब को संरक्षित करना है तो उसे एक विशेष तकनीक से उजागर करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि बोतल को मोम से सील करना। अन्यथा 50 साल के भंडारण के बाद शराब की केवल आधी बोतल ही बच पाना असामान्य नहीं होगा। इन दिनों शहर में सबसे ज्यादा गंदी चीजें सिगरेट, शराब और दवाएं थीं। खासतौर पर शराब पर, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। शहर के लोग इसकी ओर और भी अधिक आकर्षित थे। जिस चीज पर जितना ज्यादा प्रतिबंध लगाया जाता है, वह उतनी ही ज्यादा मूल्यवान हो जाती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब रेन शियासू ने पहली बार इन पत्रिकाओं को देखा तो उन्हें लगा कि उन्हें कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया है। लेकिन अब वह साकार हुआ कि उसके विचार सीधे कल्पना थे। प्रलय एक विशाल तलवार की तरह था जो पुरानी और नई सभ्यताओं के बीच काट दिया गया। रेन शियासू ने सोचा कि अगर तंबाकू और शराब दोनों उत्पाद जो पाए जाते हैं वे पहले से ही ऐसे ही हैं, तो दवा का उल्लेख करने की जरूरत और भी कम होगी। पहले तो वह सोचती थी कि अगर कोई दवा की दुकान देखी तो उसे देख लूंगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। रेन शियासू सड़क पर चलते हुए हमें से सोचने लगा, ऐसी कौन सी चीज है जो एक निश्चित समय तक टिकती नहीं, या यूं कहें कि ऐसी कोई चीज है जो 100 साल से अधिक समय तक टिक सकती है। अचानक उसने अपने बगल में एक दुकान का नाम देखा जिसका नाम था फैमिली प्लानिंग एंड हेल्थ केयर, लेकिन वह अंदर नहीं गया। आखिरकार उसके हिसाब से ये सिर्फ हेल्थ केयर उत्पाद बेचने वाली दुकान होनी चाहिए। लेकिन कौन से हेल्थ केयर उत्पाद इतने लंबे समय तक रखे जा सकते हैं? उसे ये देखकर तसल्ली हुई कि किंग कंसोर्टियम के लोगों ने अभी तक अपना ध्यान उसकी तरफ नहीं लगाया है। रेन शियासू अभी भी बाहरी परिधि से गोलियों की आवाजें सुन सकता था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह प्रायोगिक वास्तव में इतना शक्तिशाली था। लेकिन अचानक ही उसके दिमाग में एक बात आई, क्या धातुएं बिना विघटित हुए सैकड़ों वर्षों तक टिक नहीं सकती? रेन शियासू ने अपना सिर घुमाया। उसने वान फुगुई से पहले सुना था कि गढ़ के अंदर आभूषण की दुकानें हैं। उस स्थिति में इतने बड़े शहर में आभूषण की दुकानें भी होनी चाहिए। रेन शियासू, जो इससे पहले थोड़ा हताश था, उसका मनोबल फिर से उठ गया। सोना उस समय भी एक कठोर मुद्रा था। रेन शियासू ने झांग जिंगलिन से पूछा था कि किंग कंसोर्टियम के बैंक द्वारा अपनी मुद्रा जारी करने के बाद भी कठोर मुद्रा के रूप में सोने की आवश्यकता क्यों है? झांग जिंगलिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि सिर्फ किंग कंसोर्टियम ने ही अपनी मुद्रा जारी नहीं की है। शायद वह मुद्रा किंग कंसोर्टियम के इलाकों में इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन जब आप किसी दूसरे गढ़ में जाएंगे जो उनके नियंत्रण में नहीं है, तो ये बेकार हो जाएगी। उस समय आपके कागजी पैसे की जगह किसी ऐसी चीज की जरूरत होती है जिसे आसानी से मापा और मूल्यांकित किया जा सके। दरअसल निगमों ने विभिन्न गढ़ों को नियंत्रित करने के लिए मुद्रा का इस्तेमाल किया।
उन्होंने लोगों को कागजी मुद्रा के इस्तेमाल की सुविधा दी, लेकिन कितनी मुद्रा जारी की जाए, इस पर उनका अंतिम फैसला था। यह अर्थव्यवस्था की वास्तविक जीवन रेखा थी और निगम के मूलभूत सिद्धांतों में से एक थी। हालांकि झांग जिंगलिन ने बताया, मुद्रा संचलन की समस्या के कारण कई संघों ने मौद्रिक प्रबंधन समिति बनाने के लिए एक साथ मिलकर काम किया है। सभी ने पैसे जारी करने पर सख्त नियम बनाए हैं ताकि दुनिया में कोई अराजकता न हो। वे सभी इस समय दोस्ताना संबंध में हैं, लेकिन कौन गारंटी दे सकता है कि यह वैसा ही रहेगा। जब रेन शियासू को झांग जिंगलिन की बातें याद आईं, तो उसे लगा कि झांग जिंगलिन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कोई नहीं जानता था कि स्कूल शिक्षक कहां से आया था और वह कई सालों से गढ़ 113 के बाहर के शहर में रहता था। रेन शियासू ने फैसला किया कि वह शहर वापस आने के बाद झांग जिंगलिन पर ध्यान से नजर रखेगा। नवीनतम अध्याय एन एल्बन को पर पढ़ें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह किंग कंसोर्टियम के लोगों से दूर आगे की ओर खोजबीन करने लगा, क्योंकि वह किसी भी आभूषण की दुकान या इस तरह की किसी चीज के अस्तित्व को खोजने की कोशिश कर रहा था। अगर वहां अभी भी कोई आभूषण की दुकान मौजूद होती, तो क्या वह अमीर नहीं बन जाता। शहर के स्कूल के पिछवाड़े में झांग जिंगलिन एक दिन की क्लास के बाद लौटा था। उसने यान लियुवान को देखा, जो पहले ही अपने कमरे से बाहर निकल चुका था और धूप सेंक रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम पूरी तरह से ठीक हो गए हो? हाँ, यान लियुवान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, गुरुजी, बड़ी बहन शियाओयू, इस समय में मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। यान लियुवान इस समय बहुत अच्छे मूड में था। ये बीमारी से उबरने की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसे पता था कि उसकी हालत क्यों नहीं बिगड़ी। इसका मतलब यह था कि रेन शियासू को अब तक यान लियुवान के भाग्य पर ज्यादा निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी। दूसरे शब्दों में, रेन शियासू को किसी वास्तविक खतरे का सामना नहीं करना पड़ा था। इस समय शियाओयू स्कूल के बाहर से एक टोकरी लेकर आई। जब उसने यान लियुवान को देखा, तो वह आश्चर्य से बोली, लियुवान, क्या तुम पूरी तरह से ठीक हो गए हो? अपने कमरे में जाओ, सर्दी मत पकड़ लेना। यान लियुवान बेहद प्यारा लग रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी बहन शियाओयू, मैं ठीक हूँ। अब आप आराम से रह सकती हैं। हम रात के खाने में क्या खाएंगे? मैं तुम दोनों के लिए कुछ अंडे और सब्जियां तलकर रख दूंगा। शियाओयू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पहले शहर गया था और कुछ वसायुक्त मांस खरीदा था। मैं इसे व्यंजन तलने के लिए तेल के विकल्प के रूप में इस्तेमाल कर सकता हूं ताकि तुम दोनों मांस का स्वाद ले सको। ठीक है, यान लियुवान ने जवाब दिया। लेकिन जब वह याद से बाहर निकला, तो उसने कहा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं और सूर्यास्त से पहले वापस आ जाऊंगा। ज़ियाओयू उसे रोकने ही वाली थी, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो यान लियुवान पहले ही गायब हो चुका था। जब वह स्कूल के प्रवेश द्वार पर चिंता में प्रतीक्षा कर रही थी, झांग जिंगलिन ने मन ही मन सोचा, क्या तुम अभी खाना बनाने के लिए तैयार नहीं हो रही थी? तुम वहां और कितना इंतजार करोगी? हालांकि वह कुछ भी कहने में बहुत शर्मिंदा था। झांग जिंगलिन के लिए दोनों भाई ऐसे लोग नहीं थे जो आसानी से हार मान लें। जब वे सड़कों पर थे, तो दूसरे लोगों को चिंता करनी चाहिए थी। अभी कुछ देर पहले झांग जिंगलिन ने साफ देखा कि यान लियुवान रसोई का चाकू लेकर अपनी छाती में छिपा रहा है। कौन सा बच्चा बाहर जाते समय रसोई का चाकू साथ लेकर जाएगा? क्या यह एक सभ्य बच्चे का व्यवहार होगा? लेकिन यान लियुवान वास्तव में अंधेरा होने से पहले वापस आ गया। झांग जिंगलिन और शियाओयू दोनों को नहीं पता था कि वह कहां गया था। जब उन्होंने उससे पूछा, तो उसने कुछ नहीं कहा और विषय बदलने से पहले मुस्कुराया। स्कूल के पिछवाड़े में 3 कमरे थे, लेकिन उनमें से एक का इस्तेमाल रसोई के रूप में किया जाता था। बाकी 2 में से एक झांग जिंगलिन का कमरा था, जबकि दूसरे में यान लियुवान और शियाओयू रहते थे। शाम को ज़ियाओयू यान लियुवान के लिए बिस्तर बनाती थी, जबकि वह बिस्तर पर लेट जाती थी और फर्श पर सोती थी। चूंकि अब लगभग सर्दी आ चुकी थी, इसलिए फर्श जम रहा था। हालांकि ज़ियाओयू ने इसके बारे में कभी कुछ नहीं कहा। केरोसिन लैंप बंद करने के बाद ज़ियाओयू ने अचानक यान लियुवान से पूछा, क्या आपको लगता है कि आपका भाई सुरक्षित है? यान लियुवान ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, वह निश्चित रूप से सुरक्षित है। ज़ियाओयू दंग रह गई। उसे समझ नहीं आया कि यान लियुवान इतना आश्वस्त क्यों था। अध्याय 84। आधी रात को गोलियों की आवाज। अनुवादक लेगे, संपादक लेगे। लियुवान, आजकल तुम अकेले बाहर मत भागना। ज़ियाओयू ने अंधेरे कमरे में कहा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे भाई को क्या जवाब दूंगी? चिंता मत करो, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा, यान लियुवान ने वादा किया। हाल ही में उसे शियाओयू पर भरोसा बढ़ गया था, क्योंकि वह उसकी देखभाल करना जारी रखती थी, भले ही उसके पास उसे पीछे छोड़ने का अवसर था। चूंकि उसे कई दिन पहले तेज बुखार था, इसलिए शियाओयू पैसे लेकर चली जा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जब वह सो रहा होता था, तो उसका तापमान कम रखने के लिए हमेशा उसके चेहरे और बगलों को पोंछने के लिए एक ताज़ा और ठंडा तौलिया होता था। यान लियुवान ने एक कोमल गायन आवाज भी सुनी, जो गर्म सागर की तरह महसूस हुई और उसे एक बच्चे की याद दिलाती थी जो अपनी मां की बाहों में था। यान लियुवान ने पहले कभी ऐसी कोई भावना अनुभव नहीं की थी। हालांकि रेन शियासू ने भी उसे बहुत गर्मजोशी और देखभाल प्रदान की, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे वह हमेशा अपने बड़े भाई के पीछे भाग रहा था। ये गले लगाने जैसा नहीं था। ठीक है, यान लियुवान का वादा सुनकर ज़ियाओयू को तसल्ली हुई। उसने कुछ सोचा और कहा, चूंकि तुम अपनी बीमारी से ठीक हो चुके हो, इसलिए तुम्हें कल अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए क्लास में आना होगा। यान लियुवान का चेहरा इस बात पर पीला पड़ गया। बड़ी बहन शियाओयू, निश्चित रूप से यह अनावश्यक है। मेरा भाई वैसे भी आसपास नहीं है। ऐसा नहीं चलेगा, शियाओयू ने कहा। अगर शियाओजू वापस आता है और उसे पता चलता है कि तुम अपना होमवर्क पूरा करने में पीछे रह गए हो, तो यह मेरी गलती होगी। उसने जाने से पहले मुझे बताया था। उसने तुम्हें ये कब बताया? यान लियुवान ने विलाप किया, मैंने उसे कभी भी इसके बारे में कुछ भी कहते नहीं सुना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शियाओयू बिस्तर पर लेटे लेटे हंसने लगी। वैसे भी मुझे कोई परवाह नहीं है, तुम्हें आज्ञाकारी होना चाहिए। यान लियुवान ने बहस करने की इच्छा खो दी, क्योंकि वह छत को घूर रहा था, लेकिन उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। इस समय उसने किसी को आंगन में कूदते हुए सुना, और यह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था। शियाओयू ने भी आवाज सुनी, लेकिन आमतौर पर सौम्य और डरपोक शियाओयू ने अपने तकिए के नीचे से हड्डी काटने वाला चाकू निकाला। उसने अपने दांत भींचे और कहा, चुप रहो। मंद रोशनी वाले कमरे में यान लियुवान ने शियाओयू को थोड़ा कांपते हुए देखा। वे दोनों जानते थे कि इतनी देर से यार्ड की दीवार फांदने वाला कोई व्यक्ति बुरे इरादे से आया होगा, लेकिन चूंकि रेन शियासू आसपास नहीं थी, इसलिए शियाओयू को लगा कि उसे यान लियुवान की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। एक सेकंड बाद 3 हटे कट्टे आदमियों ने उनके कमरे का दरवाजा लात मारकर खोला। उनमें से 2 ने शियाओयू को जमीन पर पटकने की कोशिश की, जबकि दूसरे ने बिस्तर पर लेटे यान लियुवान पर हड्डी के चाकू से वार किया।
हालांकि जियाओयू ने भी एक हड्डी का चाकू पकड़ रखा था, लेकिन एक महिला के रूप में उसकी ताकत एक वयस्क पुरुष की तुलना में बहुत कमजोर थी। जब उनमें से एक आदमी ने उस पर हमला किया तो उसने ऐसी कराह निकाली जैसे उसे उसकी हड्डी के चाकू से वार किया गया हो। हालांकि दूसरे आदमी ने उसे उसके हाथ से छीन लिया। यान लियुआन ने उन्हें चांदनी की रोशनी में देखा। उसी क्षण उसने पहचान लिया कि ये 3 आदमी शहर के कुछ आलसी लोग थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि वे स्कूल को प्रभावित करेंगे। शायद उन्हें लगा कि रेन शियासू ने कुछ समय पहले क्लिनिक खोलकर कुछ पैसे कमाए होंगे। इसके अलावा रेन शियासू उस समय शहर में नहीं था, इसलिए उन्हें अपराध करने के विचार आने लगे। इस दौरान जब भी शियाओयू पैसा खर्च करती थी तो वह बहुत सावधान रहती थी। जब भी वह बाजार से सस्ता सामान खरीदती थी तो वह लंबे समय तक कीमत पर मोल भाव करती थी। वह जंगली सब्जियां भी तोड़ती थी ताकि वह खिला सके कि वह कंगाल हो। हालांकि यान लियुआन को बीमार होने पर पोषण की आवश्यकता थी। अंत में उसने फिर भी कुछ मांस खरीदा और उसने दूसरों का ध्यान आकर्षित किया। यही वह बात थी जो बिना पुरुष के घर में डरावनी थी। हालांकि यान लियुआन भी एक पुरुष था, लेकिन वह दूसरों को डराने के लिए बहुत छोटा था। चूंकि यान लियुआन और शियाओयू के पास अब बहुत सारा पैसा था, इसलिए ये भी एक ऐसा स्कूल है जहां लुटेरों को प्रभावित होने से रोका नहीं जा सका। उसी समय यान लियुआन ने अपने कमरे के बगल वाले दरवाजे को लटकती हुई खोली की आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और झांग जिंगलिन को मारने की कोशिश कर रहा था। ये लोग इतने फुटपाथ पर थे कि उन्होंने स्कूल टीचर को भी मौका दिया और हिम्मत की। वे सभी को चुप कराना चाहते थे ताकि कोई यह न जान सके कि अपराधी कौन थे। हालांकि ठीक इसी समय रात में एक गोली की आवाज गूंजी। यान लियुआन पर झपटने वाला आवारा आदमी अपने सामने पड़ी पिस्तौल की काली थुदक को अविश्वास से देखता रहा। फिर उसने अपने खून से लथपथ पेट की ओर देखा। वह समझ नहीं पाया कि यान लियुआन के हाथ में बंदूक क्यों थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगर उन्हें पता चलता है कि यान लियुआन के पास बंदूक है तो वे निश्चित रूप से उन्हें लूटने का जोखिम नहीं उठा सकते। वास्तव में शहर में बंदूकें चलती थीं। कुछ लोगों ने पहले अपनी बंदूकें बनाई थीं, लेकिन वे सभी घर द्वारा सुरक्षित कर ली गईं। कमरे में मौजूद सभी लोगों को आश्चर्य से यान लियुआन को देखने लगे। यहां तक कि शियाओयू को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। एक पल में 6 गोलियां चलीं। यान लियुआन ने एक व्यक्ति को मार डाला, लेकिन वह डरा नहीं। इसके बजाय उसने शियाओयू पर हमला करने वाले 2 आवारा लोगों को भी गोली मार दी और उन्हें भी मार डाला। हर बार जब यान लियुआन ने गोली चलाई तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल में एक अंधेरा उसे धीरे धीरे रसातल में खींच रहा है। इस दुनिया में अगर आप जीना चाहते हैं तो आपको मारना चाहिए। वह बिस्तर से कूदकर दरवाजे से बाहर भागा। 2 आवारा लोग जो बगल के कमरे में झांक जिंगलिन के कमरे में घुस आए थे, बोतल की आवाज सुनकर बाहर भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर 2 गोलियां चलें। यान लियुआन ने 1 मिनट के अंदर ही 5 लोगों को गोली मार दी थी। एक कॉप की आवाज हवा में फैल गई और एक भयानक दहाड़ की तरह बाहर तक फैल गई। श्री झांग अगले कमरे से बाहर चले गए और यान लियुआन को देखा, जो उनके बगल में खड़ा था, जैसे कि वह इस युवक को फिर से जान रहे हों। झांग जिंगलिन को पता चला कि रेन शियासू एक निर्दयी व्यक्ति था और उसे ये भी पता चला कि यान लियुआन वर्षों से रेन शियासू से बहुत प्रभावित था। हालांकि यान लियुआन स्कूल में छात्रों के सबसे कम उम्र के बैच का था, लेकिन बड़े बच्चे उसे डराने की हिम्मत नहीं करते थे और वह ईमानदार भी थे। लेकिन किस 13 साल के बच्चे को गोली मारना और मारना आएगा? वह कमरे के बाहर खून से लथपथ खड़ी थी और हौंफ रही थी। चूंकि उसका चेहरा हमेशा शांत रहता था, इसलिए आप समझ सकते थे कि वह वास्तव में भयभीत थी जब आप उसके हाथों को थोड़ा सा कांपते हुए देखते। शियाओयू भी अपने कमरे से बाहर आई। उसने यान लियुआन को गले लगाया और कहा, डरो मत, डरो मत। ये स्पष्ट था कि यान लियुआन ने सभी को बचाने के लिए कदम उठाया था। लेकिन किसी कारण से जब शियाओयू ने उसे गले लगाया तो यान लियुआन को राहत महसूस हुई। उसके गर्म स्पर्श ने उसके पूरे शरीर की ठंडक को दूर कर दिया। कॉल की तेज आवाज ने पूरे सर्वेश को झकझोर कर रख दिया था। हर कोई बाहर निकल आया और स्कूल की तरफ देखने लगा, लेकिन उन्हें अभी भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। ये स्पष्ट था कि गढ़ के निवासी पहले ही गढ़ में वापस आ चुके थे। तो फिर गोलियां क्यों चल रही थीं? ज्ञान के आधार पर गढ़ के केवल महत्वपूर्ण लोगों के पास ही अग्नियास्त्र हो सकते थे। झांग जिंगलिन ने यान लियुआन के हाथ में बंदूक देखी और आह भरते हुए कहा, क्या रेन शियासू ने वह बंदूक तुम्हारे लिए छोड़ी थी? तुम दोपहर में बाहर गए थे क्योंकि तुम उसे वापस लेना चाहते थे। हाँ, यान लियुआन ने कहा, मैं बड़ी बहन शियाओयू के साथ तुरंत शहर छोड़ दूंगा। हम तुम पर बोझ नहीं डालेंगे। जब रेन शियासू शहर से बाहर गया तो वह कुछ समय के लिए टीम से अलग हो गया और उस स्थान पर गया जहां बंदूकें दफन थीं। लेकिन उसे ले जाने के बजाय उसने उस स्थान को चिन्हित किया जहां बंदूक दबा दी थी और उसे यान लियुआन को दे दिया। जाने से पहले उसने टेप यान लियुआन से कहा कि उसके जाने के बाद वह बंदूक वापस ले आ। अगर उसे कोई ऐसा खतरा नजर आए जिससे वह लड़ न सके तो उसे बंदूक का इस्तेमाल करना चाहिए और फिर जंगल में भाग जाना चाहिए। उसने जंगल में कहीं एक गुप्त गुफा तैयार कर रखी थी जहां यान लियुआन शरण ले सकता था। जब रेन शियासू का काम खत्म हो जाता है तो वह उसे ढेरने निकल जाती है। अध्याय 85। श्री झांग। अनुवादक लेगे, संपादक लेगे। जब रेन शियासू ने यान लियुआन को यह स्पष्ट रूप से बताया कि अगर बड़ी बहन शियाओयू उस समय भी उसकी देखभाल कर रही थी तो उसे भी अपने साथ लाना होगा। अगर शियाओयू पहले ही पैसे लेकर चली गई थी तो यान लियुआन को वहां जाकर खुद ही छिप जाना चाहिए। भाग्यशाली होने की आशा मत रखें और किसी भी परेशानी का संकेत मिलते ही तुरंत वहां से चले जाएं। रेन शियासू की राय में इस दुनिया में जिंदा रहने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। आत्मरक्षा के लिए बंदूक रखना कुछ भी न होने से बेहतर है। रेन शियासू की भी इच्छा थी कि वह बंदूक को अपने साथ जंग पर्वत पर ले जा सके, लेकिन अपनी सुरक्षा की तुलना में उसे लगा कि बंदूक को यान लियुआन के लिए छोड़ना बेहतर है। बस इतना ही था कि यान लियुआन और रेन शियासू ने यह उम्मीद नहीं की थी कि यान लियुआन द्वारा बंदूक वापस लेने के तुरंत बाद कुछ घटित होगा। इस समय यान लियुआन वास्तव में अपने लिए चिंतित नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका विश्वास था कि रेन शियाओजू ने उसके लिए वह स्थान तैयार किया है जो सुरक्षित और स्वस्थ होगा। उसे ये भी विश्वास था कि रेन शियाओजू उसके लिए वापस आएगी। वह रेन शियासू के बारे में चिंतित था। जब से यान लियुआन ने भाग्य को प्रभावित करने की शक्ति प्राप्त की है, तब से उसे कई बार इच्छा करने के दुष्परिणामों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वह अच्छी तरह से जानती थी कि वे दुष्परिणाम केवल बीमारी नहीं थे। यान लियुआन को जिंग पर्वत की दिशा में भौहें सिकोड़ कर देखा गया। वह जानता था कि रेन शियासू को खतरे का सामना करना पड़ेगा और यह निश्चित रूप से कुछ बेहद खतरनाक भी था। यह उसकी अटल नियति थी और यही उसकी इच्छा का कारण और प्रभाव था। रेन शियासू, यान लियुआन के दिल में एक दबी हुई भावना थी। खतरे के समय में ये दोनों भाई हमेशा अपनी सुरक्षा के बजाय एक दूसरे की सुरक्षा के बारे में चिंता करते रहते थे।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बड़ी बहन शियाओयू, मेरे साथ आओ। यान लियुवान ने कुछ कपड़े पहनकर घर में जाने और स्कूल से बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। शियाओयू ने यह भी नहीं पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। उसने बस जमीन पर पड़ी ईंटों के बीच से पैसे निकाले और उसके पीछे चल दी। लेकिन झांग जिंगलिन ने उसकी बांह पकड़ ली और उसे रोक दिया। झांग जिंगलिन ने आह भरते हुए कहा, जंगल में बाहर सुरक्षित नहीं है। जीने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे लिए इसे सुनने दो। क्या तुम इसे संभालोगे? यान लियुवान को समझ में नहीं आया कि झांग जिंगलिन का क्या मतलब था। जब वे बात कर रहे थे तो उसने झांग जिंगलिन की पकड़ से मुक्त होने के बारे में भी सोचा। हालांकि उसने पाया कि झांग जिंगलिन जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था और वह उससे मुक्त नहीं हो सकता था। झांग जिंगलिन ने कहा, भेड़ियों का झुंड पहले ही लौट चुका है। रेन शियासू ने आपके लिए जो जगह तैयार की है वह बहुत अच्छी तरह से छिपी हुई है, लेकिन ये भेड़ियों की नाक से बच नहीं पाएगी। मुझे डर है कि रेन शियासू ने शायद भेड़ियों के झुंड के इतनी जल्दी वापस आने की उम्मीद नहीं की होगी। यान लियुवान को कुछ संदेह था। झांग जिंगलिन को कैसे पता चला कि भेड़िए वापस आ गए हैं? जाहिर है कि शहर में ऐसा कोई नहीं था जिसे भेड़ियों के झुंड को देखा हो या उसके बारे में कोई खबर सुनी हो। इस बीच गढ़ का द्वार खोला जा रहा था। इसके तुरंत बाद झांग जिंगलिन और अन्य लोगों को खुश की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कार की आवाज से गढ़ में मौजूद लोग भी चिंतित थे और निजी सेना के जवानों की जांच करने के लिए बाहर आ गए थे। शहर में हलचल शुरू हो गई और रात के शोरगुल ने सभी परेशानियों को बिस्तर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। हर कोई सड़क पर आ गया और स्कूल की तरफ देखता हुआ जहां कुछ हलचल हो रही थी। कुछ ज्यादा साहसी लोग तो ये देखने के लिए स्कूल की तरफ भी चले गए कि क्या हो रहा है। झांग जिंगलिन तब से इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर बाद किसी ने स्कूल के सामने के दरवाजे को लात मार दिया। वान कांगयांग ने सैनिकों की एक टुकड़ी का नेतृत्व किया और अंदर चले गए। उसने आसपास के माहौल को देखा और जमीन पर पड़ी 5 लाशों को देखा, फिर झांग जिंगलिन की तरफ देखा। इस समय बंदूक झांग जिंगलिन के हाथ में थी। वान कोंगयांग ने गुमराह करते हुए कहा, वास्तव में उस लड़के रेन शियासू ने ही छीनी थी। मैं इस बारे में बहुत लंबे समय से सोच रहा था। शहर में ऐसा कोई और नहीं है जो जाकर बंदूक उठाने की हिम्मत रखता हो। केवल वही कुछ करने की हिम्मत कर सकता है। झांग जिंगलिन और बाकी लोगों ने कुछ नहीं कहा। शियाओयू ने चिंतित होकर झांग जिंगलिन को देखा, जैसे कि उसे चिंता हो कि वह अपने सामने मौजूद स्थिति को संभाल नहीं पा रही है। बाहर से वान फुगुई अपने अस्त व्यस्त कपड़े पहने हुए भागता हुआ आया। उसने गुमराह हुए वान कोंगयांग से कहा, सर कहीं कोई गलती होनी चाहिए। इसमें कोई गलती नहीं है। वान कांगयांग ने अपना सिर हिलाया। मुझे पूरा यकीन है कि वान डोंगयांग की हत्या रेन शियासू ने की है। वान फुगुई ने कहा कि वह अपनी जेब से पैसे निकालने का एक बंडल निकालेंगे और उसे वान कांगयांग की ओर धकेलने की कोशिश करेंगे। वैसे भी वान डोंगयांग के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, इसलिए उसे वास्तव में रेन शियासू ने मारा है या नहीं, शायद हमें इस मामले पर और विचार करना चाहिए। हा, वान कांगयांग ने हंसते हुए वान फुगुई को एक तरफ धकेल दिया। क्या आपको लगता है कि मैं गढ़ के अन्य लोगों की तरह हूं? नजर सामने पैसे पर है। उन सभी को पकड़ो। मैं रेन शियासू के वापस आने का इंतजार करेगी और देखेगी कि वह खुद को कैसे समझती है। हालांकि उसे एक तरफ धकेल दिया गया, लेकिन वान फुगुई फिर से उसके पास आया। नतीजतन वान कांगयांग ने अपनी पिस्तौल को अपने होलिस्टर से बाहर निकाल दिया और उसे सीधे वान फुगुई की कनपटी पर तान दिया। दूर रहो, समझे? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तभी वान कांगयांग हैरान रह गया, क्योंकि उसने झांग जिंगलिन को अपनी जेब से कुछ कागज निकालते देखा। झांग जिंगलिन ने कहा, इसे गढ़ में ले आओ और फटलुओं को मेरे पास आने दो। वान कांगयांग ने झांग जिंगलिन को संदेह से देखा। ऐसा इसलिए था क्योंकि झांग जिंगलिन का स्वर इस स्थिति के लिए बहुत शांत था। गढ़ 113 के आसपास झांग जिंगलिन संभवतः वान कांगयांग के जीवन में मिले एकमात्र व्यक्ति थे जो बॉस लुओ फटलुओं को चुनौती देने की हिम्मत की। झांग जिंगलिन ने यह नहीं बताया कि वे कागजात क्या थे। अतीत में वान कांगयांग ने झांग जिंगलिन पर ध्यान दिया था। उसे लगा कि झांग जिंगलिन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा गहराई से नहीं सोचा। ईमानदारी से उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि झांग जिंगलिन सामान्य है या नहीं। लेकिन अब स्थिति अलग थी। उसे एहसास हुआ कि वह अब झांग जिंगलिन की पहचान के रहस्य में उलझ गई है। इस तरह वान कांगयांग झांग जिंगलिन को लाल डॉक्यूमेंट्री लेने से भी थोड़ा डर लग रहा था। ये थोड़ा पुराना लग रहा था और बाहरी आवरण थोड़ा जटिल था। झांग जिंगलिन ने अपना डॉक्यूमेंट्री वान कांगयांग को सौंपा। ये लो, इसे उसके पास ले जाओ और वह समझ जाएगा। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम अब और संभाल सको। वान कोंगयांग ने अपने अगले मैंस निजी व्यक्ति से कहा, उन पर नजर रखो। दूसरों से यह काम करवाना ठीक नहीं होगा। उसे खुद ही गढ़ में वापस जाना होगा और बॉस लुओ की तलाश करनी होगी। और फिर भी उससे डर था कि उसे निराश किया गया है। वान कांगयांग के सावधान स्वभाव के आधार पर झांग जिंगलिन और यान लियुवान पर नजर रखने के लिए सैनिकों को पीछे रखना बिल्कुल उचित था। शियाओयू ने चिंता में झांग जिंगलिन की ओर देखा। मिस्टर झांग, क्या सब ठीक रहेगा? झांग जिंगलिन ने उसे बुलाया। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। वे अभी तक मेरे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। यान लियुवान ने उसके बगल से फुसफुसाते हुए कहा, क्षमा करें गुरुजी। अगर उसने बंदूक नहीं लहराई तो झांग जिंगलिन को अपनी पहचान उजागर नहीं करनी पड़ी। झांग जिंगलिन ने उसे एक नजर देखा और आह भरी। तुम गन नहीं थे, यह इस दुनिया की गलती है। इसके अलावा मुझे अभी भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। तुमने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि तुम मुझे बुरा चाहते थे। झांग जिंगलिन की राय में उसे नहीं लगता कि यान लियुवान ने कुछ गलत किया है। अगर वह बंदूक नहीं चलाता तो ये लियुवान और शियाओयू दोनों के साथ साथ उसके लिए भी खत्म हो जाता। ऐसा इसलिए था क्योंकि झांग जिंगलिन अब बस एक सामान्य शिक्षक थे। यान लियुवान ने अपनी किस्मत का प्रदर्शन क्या किया? नहीं, nobleband.com को अपडेट करने के लिए जाएं। यान लियुवान ने गलत लोगों को क्यों मारा? नहीं, झांग जिंगलिन को अचानक लगा कि यान लियुवान में कुछ तरह से रेन शियासू जैसा ही था। वह रेन शियासू की तरह निर्दयी थी, वह रेन शियासू की तरह अपने शिशुओं के प्रति शीतल थी और वह हमेशा इस दुनिया के लिए रेन शियासू की तरह सावधान रहती थी। अतीत में झांग जिंगलिन को लगा कि रेन शियासू का ऐसा होना अच्छा नहीं था, लेकिन किसी कारण से कुछ समय तक उसके साथ बातचीत करने के बाद उसे लगा कि रेन शियासू तो लोगों की तुलना में अधिक मानवीय है। ये बात थोड़ी गलत लग सकती है, लेकिन झांग जिंगलिन ने यही सोचा था। अध्याय 86, उत्तरी सीमा। अनुवादक लेगे, संपादक लेगे। शहर में मौजूद दूसरे शरणार्थी अभी भी इस बात से अनजान थे कि क्या हो रहा है। स्कूल की बाहरी दीवार बहुत ऊंची नहीं थी, ये सिर्फ मिट्टी की दीवार थी जिसकी ऊंचाई लगभग 1.7 मीटर थी। इसलिए कुछ लोग अपने पंजों के बल पर खड़े होकर दीवार के ऊपर से स्कूल के अंदर देख सकते थे।
उन्होंने जो देखा उससे वे डर गए। स्कूल के पिछवाड़े में 2 शव पड़े थे, जबकि घर से अभी भी खून बह रहा था। कई वर्ष बीत गए थे और यह पहली बार था कि स्कूल में किसी की हत्या हुई थी। बेशक ये भी इसलिए था क्योंकि यह घटना इतनी अजीब थी कि इसने यान लियुआन को रेन शियासु के बारे में और भी अधिक चिंतित कर दिया। वांग कोंगयांग वापस गढ़ में भाग गया। रास्ते में उसने खुद के लिए दस्तावेजों पर ध्यान दिया। उसने अंदर गढ़ 178 झांग जिंगलिन लिखा हुआ देखा। वांग कोंगयांग ने चौंक कर कहा, उसने पहले कभी इस तरह का कोई पहचान पत्र नहीं देखा था। क्या ऐसे कागजात सिर्फ किसी की पहचान और उसके द्वारा की गई नौकरी के बारे में ही नहीं बताने चाहिए? इसमें जन्म तिथि, फोटो और किसी की पहचान को आसानी से सत्यापित करने के लिए कोई अन्य प्रासंगिक विवरण भी शामिल हो सकता है। लेकिन ये पहचान अलग थी। इसे देखने वाला कोई भी व्यक्ति तुरंत पहचान जाता कि यह किसका है। और इस समय जब वान कोंगयांग ने गढ़ 178 के उस व्यक्ति के बारे में सोचा जिसके बारे में अफवाह थी कि वह 1 दशक से अधिक समय से लापता है, तो उसने अपनी गति बढ़ा दी। हालांकि वान कोंगयांग उच्च पद पर नहीं थे, इसलिए उन्हें यकीन नहीं था कि उनका अनुमान सही था या नहीं। वान कोंगयांग गढ़ के पर्यवेक्षकों के पास नहीं गया, बल्कि सीधे लुओलैन के निवास पर चला गया। सच तो यह है कि सभी जानते थे कि लुओलैन सिर्फ एक व्यापारी था, लेकिन जब भी गढ़ में कोई बड़ी घटना घटती तो वे सभी उसे ढूंढने निकल पड़ते। गढ़ के पर्यवेक्षकों ने पहले ही इस बात को सच मान लिया था। लुओलैन का निवास गढ़ के बिल्कुल बीच में स्थित था। जब से वान कोंगयांग गढ़ में दाखिल हुआ, उसे वहां पहुंचने में करीब 1 घंटा लग गया, और यह सब रात के अंधेरे में हुआ जब सड़कों पर कोई पैदल यात्री या यातायात नहीं था। वह लुओलैन के निवास के बाहर, या यूं कहें कि एक बड़े सैन्य अड्डे के बाहर पहुंचा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बेस के प्रवेश द्वार पर एक पत्थर का स्मारक खड़ा था, जिस पर लाल रंग में शब्द खुदे हुए थे, सैन्य क्षेत्र। संघ की लड़ाकू ब्रिगेड ने काली वर्दी पहनी हुई थी और प्रवेश द्वार पर सुरक्षा का जिम्मा संभाला हुआ था। उनमें से हर एक को जिंदा गोला बारूद दिया गया था और वे किसी भी समय लड़ने के लिए तैयार थे। वान कोंगयांग का वाहन करीब पहुंचने से पहले ही उसे सैन्य अड्डे की ऊंची दीवारों से नीचे की ओर रोशनी चमकती हुई दिखाई दे रही थी। वान कोंगयांग ने प्रवेश द्वार पर अपना पहचान पत्र दिखाया और कहा, मैं निजी सेना से वान कोंगयांग हूं। मुझे बॉस लुओ की तत्काल आवश्यकता है। ये स्ट्रॉन्ग होल्ड 178 से संबंधित मामला है। इस समय वान कोंगयांग को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी ओर कम से कम 10 राइफलें तान रही हैं। संघ की सेना से कोई व्यक्ति उसके पास आया और उदासीनता से बोला, पहचान। संघ की सेना के सामने निजी सेना के सैनिक कमतर थे, इसलिए भले ही वान कोंगयांग पर राइफलों से निशाना साधा जा रहा था, लेकिन उसने इस बारे में कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। वान कोंगयांग ने अपने और झांग जिंगलिन के पहचान पत्र सौंप दिए। उनकी जांच करने के लिए जिम्मेदार सिपाही अंदर लौट आया और 10 मिनट से ज्यादा समय बाद फिर से बाहर आया। आपकी पहचान सत्यापित हो गई है, आप अंदर जाने के लिए स्वतंत्र हैं। सैन्य अड्डे का मुख्य प्रवेश द्वार अंततः वान कोंगयांग के लिए खोल दिया गया। किंग कंसोर्टियम की सैन्य शक्ति को हमेशा सर्वश्रेष्ठ माना जाता था और वे बहुत अनुशासित भी थे और उनकी युद्ध क्षमता बहुत मजबूत थी। हालांकि अतीत में मार्शल लॉ लागू नहीं किया गया था। यह केवल एक अलौकिक प्राणी के प्रकट होने के बाद था जिसने एक गढ़ पर्यवेक्षक को मारने की कोशिश की थी कि विभिन्न निगमों ने गधों के आसपास मार्शल लॉ का स्तर बढ़ा दिया। अंत में वान कोंगयांग के आने के कुछ ही समय बाद पूरा सैन्य अड्डा जगमगा उठा। तेज मार्चिंग की आवाज साफ सुनी जा सकती थी और बेस के पास रहने वाले गढ़ के निवासी अलार्म में जाग गए। उन्हें अभी भी नहीं पता था कि सैन्य अड्डे पर क्या हुआ था, लेकिन मार्चिंग की आवाज स्पष्ट रूप से लड़ाकू ब्रिगेड की सभा से आ रही थी। एक काले रंग की ऑफ रोड गाड़ी गढ़ से तेजी से निकली और उसके पीछे 3 सैन्य ट्रक भी थे। ट्रकों में 3 दस्ते सवार थे। क्या वे युद्ध करने जा रहे हैं? किसी ने अपने घर की खिड़की से यह दृश्य देखकर कहा। किंग कंसोर्टियम किसके साथ युद्ध करने जा रहा है? लेकिन अगर वे वास्तव में युद्ध करने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से वे इतनी छोटी सेना को जुटा नहीं सकते हैं, है ना? किसी ने संदेह में कहा। मुझे लगता है कि यह बॉस लुओ था जो अभी ऑफ रोड वाहन में बैठा था। उस आदमी ने 2 साल से बेस नहीं छोड़ा है, तो इस बार उसे क्या चिंता हो सकती है? लेकिन सबसे ज्यादा हैरान तो वान कोंगयांग ही था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने झांग जिंगलिन का पहचान पत्र पाकर लुओलैन को घबराते हुए देखा था। कुछ ही समय बाद पूरा सैन्य अड्डा युद्धकालीन स्थिति में पहुंच गया, क्योंकि युद्ध की अत्याधुनिक मशीनें तुरंत ही तैनात कर दी गईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यही वह क्षण था जब वान कोंगयांग को यह पुष्टि करने का मौका मिला कि झांग जिंगलिन ही वह व्यक्ति हो सकता है जिसके बारे में उसने अनुमान लगाया था। यदि वह सचमुच वही व्यक्ति था तो उसे इस स्थान पर क्यों आना पड़ा? किंग कंसोर्टियम का काफिला सीधे गढ़ के गेट की ओर बढ़ गया। यान लियुआन और अन्य लोग अभी भी स्कूल के प्रांगण में इंतजार कर रहे थे। उसने अचानक अपना सिर झांग जिंगलिन की ओर घुमाया और पूछा, शिक्षक बनने से पहले आपने क्या किया था? यान लियुआन को भी यह समझ में आ गया कि श्री झांग की पहचान बहुत महत्वपूर्ण थी। झांग जिंगलिन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक सैनिक था। यान लियुआन दंग रह गया। उसे यह नहीं पता था कि मिस्टर झांग जिंगलिन किसी भी तरह के सैनिक होंगे जिन्हें वह जानता था। उत्सुकतावश यान लियुआन ने पूछा, तो फिर तुम सैनिक क्यों नहीं बने रहे? झांग जिंगलिन इस सवाल पर काफी देर तक चुप रहे। जाहिर तौर पर वह भी हैरान थे। झांग जिंगलिन ने काफी देर तक सोचने के बाद आखिरकार जवाब दिया, क्योंकि युद्ध मानवता को नहीं बचाएगा। क्या आप जा रहे हैं? यान लियुआन ने पूछा। ये सही है। झांग जिंगलिन ने सिर हिलाया। उत्तरी सीमा पर अभी भी लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। अचानक यान लियुआन को एहसास हुआ कि झांग जिंगलिन ने रेन शियासु को स्थानापन्न शिक्षक के रूप में चुना था, क्योंकि वह वास्तव में चाहती थी कि वह स्कूल का नया शिक्षक बने, क्योंकि झांग जिंगलिन ने स्कूल छोड़ने की योजना बनाई थी। आज रात की घटना के बिना भी झांग जिंगलिन शायद ज्यादा समय तक रुके नहीं। आप उत्तरी सीमा पर वापस क्यों जाना चाहते हैं? यान लियुआन ने पूछा। क्योंकि ये दुनिया थोड़ी अलग होने लगी है। मुझे उन लोगों के साथ रहने की जरूरत है जो मेरा इंतजार कर रहे हैं, झांग जिंगलिन ने कहा। उत्तरी सीमांत क्षेत्र में क्या है? यान लियुआन लगातार सवाल पूछ रहा है। वह और रेन शियासु पहले कभी उस स्थान पर नहीं गए थे और कहा जाता था कि यह उत्तर पश्चिम में बहुत दूर है। यान लियुआन ने उस समय को याद किया जब श्री झांग कक्षा में आभारी हो गए थे। उस दिन श्री झांग खिड़की से बाहर आसमान की ओर देख रहे थे और कह रहे थे, उत्तरी सीमांत क्षेत्र में वसंत की बर्फ और बर्फ अभी तक पिघली नहीं है, इसलिए वहां कोई हरियाली नहीं है, केवल रेत के तूफान और पीली धरती है। उत्तरी सीमांत क्षेत्र में बर्फ विशाल और सफेद है और मानवता बहुत अकेली है। उस समय यद्यपि श्री झांग ने उत्तरी सीमांत क्षेत्र को एक उदास और उजाड़ स्थान बताया था, लेकिन यान लियुआन को उसके लिए तड़प और अवसाद का एहसास हो गया था। ये याद करने पर ही यान लियुआन उन भावनाओं को समझ पाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि झांग जिंगलिन वहीं से आया था। उत्तरी सीमांत क्षेत्र में क्या है? वहां सिगरेट पीने के लिए कुछ है? झांग जिंगलिन ने आकर्षित हुए कहा।
डरो मत, वे मेरे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। वे कोई भी मजाक नहीं कर पाएंगे और अंत में मुझे वापस गढ़ 178 में भेज देंगे। महम, यान लियुवान ने सिर हिलाया। उसने मन ही मन सोचा कि रेन शियासु भविष्य में उसे पकाने के लिए कैसे परेशान नहीं कर सकता। शहर में अब कोई शिक्षक भी नहीं होगा। NOVAL.com पर नवीनतम नॉवेल्स प्राप्त करें। हालांकि यान लियुवान को पहले जैसी खुशी महसूस नहीं हुई जब उसने सोचा कि भविष्य में उसे और अधिक खुशी नहीं मिलेगी। अध्याय 87, जीवित नमूना। अनुवादक लेगे, संपादक लेगे। इस बीच लुओ लैन ऑफ रोड वाहन की पिछली सीट पर बैठा हुआ हॉन्ट रहा था। वह सैटेलाइट फोन पर कॉल कर रहा था। अरे, झांग जिंगलिन आ गया है। कॉल के दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति एक पल के लिए चुप हो गया। क्या यह सत्यापित हो गया है? अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर यह सच है तो क्या मुझे उसे मार देना चाहिए? लुओ लैन दूसरे व्यक्ति की राय लेने की कोशिश कर रही थी। इस बूढ़े लड़के को सभी जगहों में से मेरे इलाके में क्यों छिपना पड़ रहा है? उसके लहजे से ऐसा लग रहा था जैसे लुओ लैन झांग जिंगलिन को एक तरह से मुश्किल स्थिति में डालने वाला व्यक्ति मानता था। सभी को आमतौर पर लगता था कि लुओ लैन हमेशा मुस्कुराता रहता था और उससे संपर्क करना आसान था, लेकिन सभी समझदार लोग जानते थे कि लुओ लैन अपने पागल छोटे भाई से अलग नहीं था। वे दोनों मोटी चमड़ी वाले और काले दिल वाले हत्यारे थे। अगर यान लियुवान ने सुना कि लुओ लैन ने क्या पूछा तो वह झांग जिंगलिन के लिए बेहद चिंतित होगा। हालांकि सैटेलाइट कॉल के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने पूछा, उसे मार दो। ये सही है, फैटी लुओ ने कहा। ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। अब बहुत से लोगों ने सुना है कि वह अभी भी जीवित है ना? दूसरी तरफ से व्यक्ति ने कहा, क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप उसे अभी मार देते हैं तो गढ़ 178 का वह शापित समूह अपना गढ़ छोड़कर आपको मारने के लिए आ सकता है? लुओ लैन वास्तव में शब्दों को सुनकर कांप उठी। मैं बिना किसी तमाशे के ये काम कर सकती हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस दुनिया में अभेद्य दीवार जैसी कोई चीज नहीं है। दूसरे व्यक्ति ने कहा, उसे गढ़ 178 में वापस भेज दो। क्या हमारे लिए उत्तरी सीमा की रखवाली करने वाला कोई बेहतर नहीं है? भले ही उसे मरना पड़े। ये हमारे किंग संग के हाथों नहीं हो सकता, तुम्हारे हाथों तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्या होगा अगर एक दिन वह? लुओ लैन हिचकिचाया। उस समय उसे मारने में बहुत देर नहीं होगी। अभी के लिए हम दूसरों को इस पर सिरदर्द होने देंगे। दूसरी तरफ वाला व्यक्ति निर्विवाद रूप से दृढ़ लग रहा था। फिर वह कुछ सोचने लगा। वैसे मैं जिंग पर्वत पर हूँ। क्या आपके स्थान से कोई शरणार्थी है जिसका नाम रेन शियासु है? लुओ लैन ने कहा, वह जो दवा बेचता है। इस बार दूसरी तरफ वाला व्यक्ति हैरान था। दवा बेचने के बारे में क्या? कौन दवा बेच रहा है? ये कुछ भी नहीं है, लुओ लैन ने कुछ संकोच के साथ कहा। क्या तुमने जिंग पर्वतों में कुछ खोजा है? मुझे 2 दिन पहले ही पता चला कि हमारे गढ़ 113 से ओल्ड लियू ने गुप्त रूप से जिंग पर्वतों में निजी सैनिकों का एक दस्ता भेजा था। वे एक बैंड होने के बहाने यात्रा भी कर रहे थे। कितना बचकाना है। मुझे वास्तव में महिला गायिका बहुत पसंद आई। यह इतना बेकार है कि वह शायद जिंग पर्वतों में ही मर जाएगी। ओह, जिस महिला गायिका की आप बात कर रहे हैं वह अभी मरी नहीं है, दूसरी तरफ से व्यक्ति ने हंसते हुए कहा। तो रेन शियासु वह है जो दवा बेचता है और लुओ शिन्यू गायक है, लेकिन यांग शियाओजिन कौन है? यांग जियाओजिन? मैंने पहले कभी इस नाम के बारे में नहीं सुना, लुओ लैन ने बड़बड़ाते हुए कहा। जिंग पर्वतों में कुछ खोजा? मैं प्रलय से पहले की रिसर्च लैब का पता लगाने के करीब हूँ। दूसरी तरफ से व्यक्ति ने कहा, लेकिन भाई आप स्ट्रॉन्ग होल्ड 113 में पीछे की सीट पर बैठ सकते हैं। आपको मुझसे ऐसे मामलों पर सवाल नहीं करना चाहिए। ओह, लुओ लैन एक पल के लिए चुप हो गई। एक सामान्य परिवार में बड़े भाई को आमतौर पर चीजों पर अधिक बोलने का अधिकार होता है। हालांकि बॉस लुओ के पास अपने छोटे भाई के सामने बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। अपने पसंदीदा उपन्यास NOVAL.com पर पाएं। एक और सवाल, दूसरी तरफ से व्यक्ति ने पूछा, लुओ जिन्यू को आपके गढ़ में गायक बने हुए कितना समय हो गया है? लगभग 2 साल, लुओ लैन ने जवाब दिया। तो क्या उस रेन शियासु का कोई दोस्त या रिश्तेदार है? दूसरी तरफ से व्यक्ति ने पूछा। मुझे लगता है कि उसका एक छोटा भाई है, लुओ लैन ने कहा। फिर वह वान कांगयांग की ओर मुड़ा जो उसके बगल में था और पूछा, क्या उस रेन शियासु का कोई दोस्त या रिश्तेदार है? वान कांगयांग स्तब्ध रह गया। ये झांग जिंगलिन उसका दोस्त है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लुओ लैन अचंभित रह गया। कितना संयोग है। तो फिर उसके भाई को मत छूना, वे सिर्फ शरणार्थी हैं। दूसरी तरफ से व्यक्ति कम शत्रुतापूर्ण लग रहा था। जब आप झांग जिंगलिन को उत्तरी सीमा पर वापस भेज रहे हैं तो ओल्ड लियू को भी अपने गढ़ 113 से भेज दें। अब उसके लिए वहां कोई जगह नहीं है। लुओ लैन ने बुदबुदाते हुए कहा, हम उसे मार क्यों नहीं देते? उसे दूर भेजने में बहुत परेशानी होगी। जैसा मैं कहूं वैसा करो। एक क्लिक के साथ दूसरे व्यक्ति ने फोन काट दिया। लुओ लैन के बगल में बैठे वान कोंगयांग ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों भाई सिर्फ एक कॉल से गढ़ के ओवरसियर के भाग्य का फैसला कर सकते हैं। तो एक संगठन ऐसा ही कर सकता है। ... इस समय जिंग पर्वतों में भी अंधेरा छा गया था। किंग कंसोर्टियम के सैनिकों ने खुदाई स्थलों के चारों ओर बड़ी बड़ी स्पॉटलाइट लगाई थी, जिनमें से एक चारों दिशाओं में चमक रही थी, जिससे घाटी में स्थित पूरा शहर रोशन हो रहा था। संघ को युद्ध अभियानों का बहुत अनुभव था, इसलिए वे हर मिशन को एक वास्तविक युद्ध की तरह लेते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि कुछ लड़ाइयां दूसरों की तुलना में ज्यादा बड़ी थीं। और किसी भी युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण कारक थे खुफिया जानकारी और टोही। सफेद सूट पहने युवक ने फोन रख दिया और उसके सामने खड़े लियूबू और लुओ शिन्यू की तरफ देखकर मुस्कुराया। लड़ाकू सैनिकों और प्रायोगिक के बीच लड़ाई खत्म हुए कई घंटे हो चुके थे। उसके बाद ही लियूबू और लुओ शिन्यू को इस खंडहर शहर में ले जाया गया। मैं पहले अपना परिचय देना भूल गया, सफेद सूट पहने युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं किंग कंसोर्टियम का किंग जेन हूं, जिसे लुओ लैन का छोटा भाई भी कहा जाता है। मैं आप दोनों, मेरे मेहमान श्री लियूबू और सुश्री लुओ शिन्यू से मिलकर बहुत खुश हूं। लियूबू और लुओ शिन्यू के हाथ प्लास्टिक की टाई से उनकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि वे इसमें शामिल हैं। लियूबुस ने अचानक कहा, मैंने अभी जो कुछ भी कहा है वह सब सच है। मैंने कुछ भी नहीं छिपाया। जू जियांचू एक अलौकिक प्राणी है और यांग शियाओजिन भी बहुत संभावना है। लेकिन जिस व्यक्ति से आपको सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए वह रेन शियासु है। मेरा सुझाव है कि अगर आप उससे मिलें तो उसे मौके पर ही मार दें। जिंग पर्वत पर आने के उनके इरादे निश्चित रूप से निर्दोष नहीं हैं। मुझे यकीन है कि वे किंग कंसोर्टियम के हितों का उल्लंघन करने की कोशिश करेंगे। कोशिश कर रहे हैं। मैं बॉस लुओ से बहुत परिचित हूं, इसलिए आपको मुझे नहीं मारना चाहिए। किंग जेन ने एक पल सोचा और फिर पूछा, क्या तुम दोनों ने शहर के उस स्कूल शिक्षक झांग जिंगलिन के बारे में सुना है?
लियू बू चौंक गया। मैंने रेन शियासू को पहले भी कई बार उसका जिक्र करते सुना है, लेकिन तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्या झांग जिंगलिंग को कोई समस्या है? ऐसा लगता है कि रेन शियासू झांग जिंगलिंग का बहुत करीबी है, इसलिए उसके साथ कोई समस्या है चाहिए। लियू बू चिंतित रहा था और चिंतित रहा था। वह उससे पूछते हुए लगभग हर सवाल का जवाब दे रहा था। आमतौर पर संघ के सदस्य सज्जन और सुसंस्कृत होते थे और जब वे किसी समारोह या पार्टी में जाते थे तो उनका व्यवहार हमेशा बहुत शालीन होता था। लेकिन अभी तक वे अनगिनत लोगों से अच्छे हुए थे। ये सैनिक जवानों की तरह स्थिर खड़े थे, फिर भी अपने आसपास हो रहे थे, हर चीज पर नजर रख रहे थे। सज्जन ने अचानक ही अपने दांतों और मांसलता को चित्रित कर दी तथा उनका द्वेषपूर्ण स्वभाव, जो आमतौर पर उनके विनम्र बाहरी स्वरूप के पीछे छिपा रहता था, सामने आ गया। लियू बुस ने किंग जेन के बारे में केवल बॉस लुओ की वजह से सुना था। स्ट्रॉन्ग होल्ड 113 के कई बॉस ने चुपके से इन अजीब भाइयों की जोड़ी के बारे में बात की थी। हालांकि किंग जेन की प्रतिष्ठा अच्छी नहीं थी क्योंकि हाल के वर्षों में किंग कंसोर्टियम की हत्याओं को हमेशा वही संभालता था। कई लोगों का मानना है कि किंग जेन एक राक्षस था जो अपनी मृत शरीर की खाल उतारता था। अध्याय 88 छाया किंग जेन। अनुवादक लेगे संपादक लेगे। किंग कंसोर्टियम के सदस्य कई अलग अलग समूहों में विभाजित थे। उनमें से एक था डिपेंडेबल्स। वे संगठनात्मक मशीन चलाने के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने सम्मानजनक काम किया और कंसोर्टियम के लिए सम्मान और प्रभाव अर्जित किया। एक और समूह था बम्स, जिसमें लुओ लैन जैसे लोग शामिल थे जिन्हें सिर्फ जिंदा रखने और घर में अच्छी तरह से खिलाने की जरूरत थी। उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद नहीं की जाती थी और वे मरने तक यहीं रहते थे। एक और प्रकार छाया का था, किंग जेन की तरह, जो सारा गंदा काम करता था लेकिन संघ की विरासत से उसका कोई लेना देना नहीं था। वह सबसे ज्यादा पैसा कमाता था। आमतौर पर लुओ लैन जैसा नाजायज बच्चा किसी गढ़ पर कब्जा करने के योग्य नहीं होता, फिर भी किंग जेन उसे ऐसा करने में मदद करने में सक्षम था। या शायद लुओ लैन के प्रतिद्वंद्वियों ने गढ़ पर नियंत्रण के लिए उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वे या तो किंग जेन से डरते थे या कुछ चीजों के लिए उस पर निर्भर थे। ये पहली बार था जब किंग कंसोर्टियम ने एक नाजायज बच्चे को गढ़ के नियंत्रण की स्थिति में रखा था, जिसने कंसोर्टियम के भीतर किंग जेन की स्थिति को प्रदर्शित किया। किंग जेन ने लियू बो और लुओ शिन्यू को देखा और कहा, मुझे उन 3 लोगों के बारे में बताओ। मैं जू जियांचू, यांग शियाओजिन और रेन शियासू के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या रेन शियासू किसी भी तरह से यांग शियाओजिन से संबंधित है? ऐसा लगता है कि उनके नामों के आधार पर वे काफी मेल खाते हैं। नहीं, वे किसी से संबंधित नहीं हैं। लियू बू ने अपना सिर हिलाया। रेन शियासू गढ़ के बाहर से आया एक शरणार्थी है। हमने उसे हमारे अभियान के लिए गाइड बनने के लिए मजबूर किया। उसके पास बहुत ताकत है, इसलिए मुझे संदेह है कि वह भी एक अलौकिक प्राणी हो सकता है। किंग जेन ने अपना सिर हिलाया। तो क्या उसकी ताकत थोड़ी ज्यादा है? क्या ये पर्याप्त नहीं है? वह अकेले ही एक पूर्ण विकसित आदमी को उठाने में सक्षम है। लियू बू ने उत्सुकता से कहा, और वह जू जियांचू, भले ही उसकी सहनशक्ति और ताकत काफी सामान्य है, लेकिन उसकी शक्ति खुद का एक छाया क्लोन बनाने की है। वह छाया क्लोन उसे गोलियों से भी बचा सकता है। किंग जेन को दिलचस्पी हुई। उसने अपने बगल में खड़े किसी व्यक्ति को आदेश दिया, नोट्स ले लो। जू जियांचू, अलौकिक प्राणी जो अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंचा है, खतरे की रेटिंग सी। रेन शियासू, संदिग्ध शक्ति प्रकार का अलौकिक प्राणी, खतरे की रेटिंग एफ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। किंग जेन के इर्द गिर्द न केवल लड़ाकू सैनिक थे बल्कि खतरनाक सूट पहने कई शोधकर्ता भी थे। उनमें से एक तो किंग जेन के फैसलों पर नजर रखने के लिए भी जिम्मेदार था। अचानक लियू बू को एहसास हुआ कि किंग जेन वास्तव में जू जियांचू में अधिक रुचि रखता था। ऐसा लग रहा था कि उसे वास्तव में रेन शियासू की परवाह नहीं थी। तो रेन शियासू को भी एक अलौकिक प्राणी माना जाता है, तो आपको जल्दी से उसे पकड़ लेना चाहिए, लियू बू ने कहा। इस दौरान लुओ जिन्यू, जो उसके बगल में था, ने एक शब्द भी नहीं कहा। किंग जेन हंसा। हम निश्चित रूप से उसे पकड़ लेंगे। मेरा मानना है कि वे अभी शहर में ही होंगे, लेकिन ताकतवर अलौकिक प्राणियों में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इस समय चाहे वह लियू बू हो या लुओ शिन्यू, दोनों को एहसास हुआ कि किंग कंसोर्टियम की अलौकिक प्राणियों की समझ निश्चित रूप से सही स्तर पर नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि किंग कंसोर्टियम ने इन अलौकिक प्राणियों के बारे में बहुत गहरी समझ हासिल कर ली थी। लेकिन थोड़ा सोचने पर यह इतना आश्चर्यजनक नहीं था। दुनिया संगठनों के नियंत्रण में थी, इसलिए यह भी काफी सामान्य था कि उन्हें ऐसे रहस्यों की उन्नत समझ होगी। उनके पास बहुत सारे संसाधन थे, साथ ही सूचना की शक्ति भी थी। लेकिन ऐसा लगा कि किंग कंसोर्टियम भी अलौकिक प्राणियों की शक्तियों के स्तर को पूरी तरह से परिभाषित करने में असमर्थ था। वे उन्हें रैंक करने के लिए केवल खतरे की रेटिंग का उपयोग कर सकते थे। ये खतरा रेटिंग संभवतः इस आधार पर निर्धारित की गई थी कि संघ को किससे खतरा हो सकता है ना? इसलिए उदाहरण के लिए जू जियांचू, जो अपनी ओर से युद्ध के लिए एक छाया क्लोन को बुला सकता था, को बुलेट ब्लॉकिंग क्षमता के कारण सी क्लास का खतरा माना गया, जबकि रेन शियासू, जिसके पास सामान्य से अधिक ताकत थी, को नजरअंदाज कर दिया गया। कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, क्या वे आग्नेयास्त्रों और विस्फोटकों पर काबू पा सकते हैं? मुंके और लात घूंसे आखिरकार बंदूकों और तोपों के सामने टिक नहीं पाए। संगठनों की नजर में अगर किसी की ताकत आग्नेयास्त्र की ताकत से ज्यादा नहीं है, तो अलौकिक प्राणी की विनाशकारी शक्तियां सीमित होंगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि अधिकांश आग्नेयास्त्रों पर अभी भी संगठनों का नियंत्रण था। किंग जेन को अब यकीन हो गया था कि रेन शियासू गढ़ के बाहर के शहर से शरणार्थी था, जू जियांचू निजी सेना का एक अधिकारी था, जबकि यांग शियाओजिन की उत्पत्ति अज्ञात थी। बेशक भले ही लुओ लैन ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से उनके बारे में बताया था, फिर भी वह उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता था। वह हमेशा ऐसा व्यक्ति था जो खुद ही सच्चाई की पुष्टि करना पसंद करता था। लियू बू वास्तव में समझ नहीं पाया। रेन शियासू और जू जियांचू की तुलना में किंग जेन स्पष्ट रूप से यांग शियाओजिन में अधिक रुचि रखता था। लियू बू के अनुसार यांग शियाओजिन को पायरो कंपनी और अन्य संगठनों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी। इसलिए इसने यांग शियाओजिन की पहचान को जू जियांचू और रेन शियासू की तुलना में कहीं अधिक जटिल बना दिया। किंग जेन इस समय शहर के खंडहरों में खड़ा था, एक नष्ट हो चुकी सभ्यता और उसके चारों ओर संघ के कठोर लड़ाकों के साथ उसका सफेद सूट बेदाग बना हुआ था। उसने बड़ी दिलचस्पी से पूछा, क्या यांग जियाओजिन ने खुद को किसी तरह के विशेष कौशल से संपन्न दिखाया है? यांग शियाओजिन के पास कोई विशेष कौशल नहीं है। लियू बू ने इस बारे में बहुत देर तक ध्यान से सोचा। उसे लगा कि निर्णायक और निर्दयी होने के अलावा यांग शियाओजिन सिर्फ एक लड़की थी जिसने विशेष कौशल का कोई निशान नहीं दिखाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगर रेन शियासू यहाँ होते तो उनके पास इनमें से कुछ भी नहीं होता। वे उन्नत रस्सी कूदना और उन्नत नर्सरी राइम्स गायन कौशल दोनों ही बहुत प्रभावशाली कौशल थे। निश्चित रूप से यह काफी खास था, है ना? लेकिन जाहिर है रेन शियासू अभी यहाँ नहीं था। इस समय तक उसने वह आभूषण की दुकान ढूंढ ली थी जिसे वह ढूंढने के लिए तरस रहा था।
किंग जेन को वह उत्तर नहीं मिला जो वह चाहता था, इसलिए उसने लियू बु को गंभीरता से देखा और कहा, जरा गहराई से सोचो। किसी कारण से लियू बु को अचानक लगा कि कोई दमनकारी शक्ति उस पर हावी हो गई है। उसने अपने दांत भींचे और कहा, यांग जियाओजिन के पास वास्तव में कोई विशेष कौशल नहीं है। इसके बजाय मुझे लगता है कि आपको रेन जियाओजू के खिलाफ अपनी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। ओह, किंग जेन ने सिर हिलाया। वह लुओ शिन्यू की ओर देखने के लिए मुड़ा। आखिर इस रेन शियासु में ऐसा क्या खास है कि लियू बस उसकी परवाह नहीं कर रहा है? ऐसा क्या हो सकता है कि उसकी ताकत के अलावा उसके पास कुछ खास हुनर भी हो? लुओ जिन्यू स्तब्ध रह गया। रेन जियासु का विशेष कौशल? उसने कुछ सोचने के बाद कहा, शायद वह लोगों को परेशान करने में काफी कुशल है। लुओ शिन्यू ये सब नहीं बना रही थी। वास्तव में वह इस बारे में गहराई से महसूस करती थी। नोवेल्बन.com पर नवीनतम अध्याय प्राप्त करें। लेकिन जब किंग जेन ने यह सुना तो वह हंस पड़ा। उन्होंने अपने अगले में खड़े व्यक्ति से कहा, जूमान, एक टीम लेकर आओ और इन 3 लोगों को खोजो। रात 12 बजे से पहले यहाँ वापस आ जाओ। सकारात्मक। जूमान नामक सैनिक ने 6 प्लाटून का नेतृत्व किया, जिसमें 180 लोगों ने 3 लोगों से मुकाबला करने के लिए काम किया। यह संभवतः किंग कंसोर्टियम के भीतर भी व्यवहार का सर्वोच्च रूप था। किंग जेन के भरोसेमंद सहयोगी के रूप में जू मान गया कि जिंग पर्वत का रहस्य लीक नहीं होना चाहिए। आज जो भी कोई बाहरी व्यक्ति है, उसे यहाँ से जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। किंग जेन स्थिर खड़ा रहा और गाना गुनगुनाने लगा। वह स्पष्ट रूप से शांत हो गया था। हालांकि लियू बु और लुओ शिन्यू को ऐसा नहीं लगा। लुओ शिन्यू किंग जेन की जांच करने से खुद को रोक नहीं पाया और कहा, क्या जोन पहाड़ों में होने वाले हवाओं का भी इस शोध प्रयोगशाला से कुछ लेना देना है? नहीं नहीं नहीं, किंग जेन ने कहा, जिंग पर्वतों में हुए परिवर्तन हमारी उम्मीदों से भी परे थे। हम आमतौर पर इस जगह को पवित्र भूमि कहते हैं। एक निश्चित व्यक्ति में हुए बदलाव के कारण पूरी पर्वत श्रृंखला में बदलाव आया। हमें चीन पर्वतों में हुए परिवर्तन का पता बहुत देर से चला, इसलिए हम इस रहस्य में असमर्थ थे कि वह व्यक्ति कौन है। लियू बुस ने झटके से कहा, इस मामले का हमें कोई लेना देना नहीं है। किंग जेन ने कुछ देर रुककर कहा, मुझे पता है कि तुम दोनों से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा होता है तो मैं ही उलझन में रहती हूँ। तो फिर आप हमारे साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? हालांकि किंग जेन ने अपनी बात नहीं सुनी। वह बस इस बात का इंतजार कर रही थी कि जू मान, रेन शियासु, जू जियांचू और यांग शियाओजिन को उसके पास लेकर आए। इस समय सैनिक जंगल से वापस लौट आए। ऐसा लग रहा था कि वे अपने साथ कुछ लेकर वापस आ रहे थे। किंग जेन ने गुमराह करते हुए लियू बुस और लुओ शिन्यू से कहा, बाद में ज्यादा चिंतित मत। अध्याय 89, आनुवंशिक संशोधन का एक उत्पाद। अनुवादक, लेगे संपादक, लेगे। लियू बु और लुओ शिन्यू ने उन्हें आश्चर्य से देखा। जब उन्हें पहले यहाँ वापस लाया गया था, तब किंग संग के लड़ाकू सैनिक अभी भी प्रायोगिक से निपट रहे थे। तो क्या ये हंगामा प्रायोगिक को वापस लाने वाले सैनिकों से संबंधित था? ईमानदारी से कहें तो वे दोनों उत्सुक थे। आखिर वे प्रायोगिक क्या थे? लेकिन कुछ ही देर बाद वे दंग रह गए। उन्होंने देखा कि एक बहुस्तरीय मजबूत स्टील का पिंजरा आगे बढ़ गया है। उसके अंदर एक ग्रे रंग का व्यक्ति लेटा हुआ था। लियू बु ने पिंजरे के अंदर मौजूद व्यक्ति को संदेह से देखा। वह व्यक्ति गोलियों से छलनी था, लेकिन ज्यादा खून नहीं बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे गोली लगते ही वह अपनी त्वचा और मांसपेशियों को नियंत्रित करके अपने घावों को बंद कर सकता था। ये औसत व्यक्ति के लिए बहुत अकल्पनीय होगा, क्योंकि कोई भी अपने शरीर को इस तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता है। अपडेट के लिए novelbun.com पर जाएं। इसके अलावा इस भूरे रंग की आकृति के हाथ और पैर जंजीरों से बंधे हुए थे। जंजीरें उस व्यक्ति को कहीं कैद करने के लिए थी, लेकिन वह किसी तरह उन्हें तोड़ने में कामयाब हो गया। क्या लियू बु और अन्य लोगों ने उस रात जो आवाज सुनी थी, वह इसी व्यक्ति की थी? इस समय लियू बु को जू शिया की क्षत विक्षत लाश और उस पर मानव दांतों के निशान याद आ गए। ये सोचकर ही उसे उल्टी आ गई। जब जू शियाचू और अन्य लोगों ने कहा कि जू शिया की लाश को काटने वाला कोई इंसान था, तो उसे उन पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन अब इस पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं था। आतंक और घृणा की भावनाएं लियू बु के पेट को जकड़ रही थी, जैसे वे उसमें से सब कुछ निचोड़ रही हों। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसके अंदर कोई भोजन नहीं था, इसलिए वह केवल गैस्ट्रिक रस और पित्त का एक हल्का हरा मिश्रण ही उल्टी के रूप में बाहर निकाल सका। किंग जेन ने लियू बु को बड़ी दिलचस्पी से देखा। ऐसा लगता है कि तुम्हें भी इस चीज के बारे में कुछ समझ है। क्या तुमने इसे लाश चबाते हुए भी देखा है? लुओ शिन्यू की प्रतिक्रिया लियू बु से ज्यादा सख्त थी। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और पूछा, आखिर यह चीज क्या है? चूंकि इसे प्रायोगिक कहा जाता है, तो निश्चित रूप से यह कुछ ऐसा है जिसका प्रयोग करने के लिए किया जाता है। किंग जेन ने कहा, लेकिन गलत मत समझिए, इस चीज का हमारे किंग कंसोर्टियम से कोई लेना देना नहीं है। वे प्री कैटाक्लिज्म समय के उत्पाद हैं। हमें उनके अस्तित्व के बारे में भी हाल ही में पता चला है। ये प्रलय से पहले की बात है। लुओ शिन्यू ने चौंकते हुए कहा, प्रलय को घटित हुए कितने साल हो चुके हैं? क्या वे इतने लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं? रुको, जब तुमने वे कहा। इस समय लुओ शिन्यू को एहसास हुआ कि ऐसी कोई चीज नहीं थी। किंग जेन ने पिंजरे में बंद व्यक्ति को ध्यान से नापकर देखा। उसने कहा, ऐसा लगता है कि वे अभी अभी अनुसंधान प्रयोगशाला से भागे हैं। मैं भी इस बात को लेकर बहुत उत्सुक हूं कि वे अब तक कैसे जीवित रह पाए। यह मूल रूप से एक जीवित नमूना है। लियू बु कांप उठी। ये किंग जेन एक जीवित व्यक्ति को एक नमूने की तरह व्यवहार कर रहा था, भले ही वह व्यक्ति न तो मानव था और न ही राक्षस। लुओ शिन्यू को अचानक एहसास हुआ कि किंग कंसोर्टियम जिंग पहाड़ों पर किस लिए आया था। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयां भी बनाई गई थीं और किसी भी तरह की जनशक्ति या रसद को नहीं छोड़ा गया था, ताकि वे उस शोध प्रयोगशाला का पता लगा सके जहां इन शैतानों को पहले पकड़ा गया था। जब उन्हें एहसास हुआ कि इन परीक्षणों में से कोई भी आसपास नहीं था, तो उन्हें अंततः ये समझ में आया कि लड़ाकू सैनिकों ने परीक्षणों के साथ पहले संपर्क में ही सहायता के लिए क्यों बुलाया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे उस क्षेत्र में उनसे और भी अधिक चिंतित थे। आप सभी ने कितने प्रायोगिकों का सामना किया है और इस प्रायोगिक को पकड़ने में कितने लोग घायल हुए या मारे गए? किंग जेन ने पूछा। पास में खड़े किसी व्यक्ति ने उत्तर दिया, हमारा सामना उसी से हुआ। हमने 5 प्लाटून तैनात किए और 3 लोग मारे गए, जबकि 13 अन्य घायल हो गए। किंग जेन ने अपना सिर हिलाया। इन प्रयोगों में से किसी एक को पकड़ना ही काफी है। भविष्य की चुनौतियों के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे जीवित रहते हैं या मर जाते हैं। बस उन सभी को नष्ट कर दो। हमारे पक्ष में चुनौतियों की संख्या में इजाफा मत करो। संघ के लड़ाकू सैनिकों के एक अधिकारी ने कहा, रोजर बंद प्रायोगिक जीव अभी मेरा नहीं था। लुओ शिन्यू और लियू बु को यह बात पता चल गई, क्योंकि वे उसकी छाती के ऊपर नीचे होने से देख सकते थे कि वह अभी भी सांस ले रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि लुओ शिन्यू को थोड़ा संदेह था। प्रलय को घटित हुए सदियां बीत जाना चाहिए थे, है ना?
वे अभी भी कैसे जीवित हैं? ये सबसे हैरान करने वाली बात थी। औसत मानव का जीवन काल मात्र कुछ दशक लंबा होता है, या ज्यादा से ज्यादा 100 साल से थोड़ा ज्यादा। लेकिन अगर ये प्रायोगिक लोग वास्तव में प्रलय से पहले के समय के थे, तो वे भूमिगत प्रयोगशाला में अब तक कैसे जीवित रह सकते हैं? ये समझ में नहीं आया। भले ही उनका जीवन काल बचाया जा सकता था, लेकिन ये प्रायोगिक प्राणी भूमिगत प्रयोगशाला में क्या थे? किंग जेन गीत के सामने खड़ा हंसा। क्या मैंने उनके रहस्य को जानने के लिए उन्हें नहीं पकड़ा था? उदाहरण के लिए, मनुष्य बहुकोशिकीय जीव विकास और प्रजनन के लिए कोशिका विभाजन का उपयोग करते हैं। तर्क रूप से कोशिका विभाजन एक अनंत प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा एक बार होता है, लेकिन अजीब बात यह है कि मानव कोशिकाओं में औसतन केवल 50 बार विभाजन हो सकता है। उसके बाद वे एक बार विभाजन होने को बंद कर देती हैं। उसके बाद वे एक अप्रत्याशित गिरावट की ओर बढ़ेंगे। यही कारण है कि मनुष्य बूढ़ा होता है और मर जाता है। मानव कोशिकाओं के लगभग 50 बार विभाजित होने के बाद कोशिकाएं जीर्णता अवस्था में प्रवेश करती हैं। फिर अंग काम करना बंद कर देते हैं और मृत्यु हो जाती है। किंग जेन ने एक बंद व्यक्ति को देखा और आगे कहा, मुझे संदेह है कि इस प्रयोगशाला ने कोशिकाओं को अनिश्चित काल तक विभाजित करने का एक तरीका खोजा है। ऐसा करने से मानव शरीर की चयापचय दर और जीवन काल बढ़ जाता है। हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ करने के बारे में नहीं सोचा। राजा जेन ने इस प्राणी को एक शैतान बताया, परंतु वह न तो मनुष्य था और न ही शैतान। उसके अरबपति से इन शैतानों ने अपना मानवीय दिमाग खो दिया था, और उनकी बुद्धि इतनी गिर गई थी कि वे जानवरों से ज्यादा अलग नहीं थे। परंतु उनकी प्रस्तुति के विपरीत इन राक्षसों की शारीरिक शक्ति और चपलता औसत मानव से कहीं अधिक थी, यहाँ तक कि जंगली जानवर भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते थे। इसके अलावा जंगली जानवर एक आदेश का पालन करते थे। जैसा कि रेन शियासू ने कहा था, विभिन्न जीवों में अभी भी वर्गीकरण संबंधी आदेश थे, लेकिन ये प्रयोग अलग थे। वे किसी क्रम में नहीं रखे गए थे। ठीक इसी समय 4 या 5 बार गोली खा चुका प्रायोगिक प्राणी इधर उधर घूमता हुआ लगा। उसने अपने शरीर को सिकोड़कर स्टील के मॉडल पर जोर से पटका, मानो वह मॉडल को तोड़ने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहता हो। हालांकि ऐसा लग रहा था कि यह पिंजरा किंग कंसोर्टियम द्वारा विशेष रूप से बनाया गया था। यह थोड़ा विकृत हो गया था, लेकिन प्रयोगात्मक रूप से खुद को इसके खिलाफ पटकने से नहीं तोड़ता। अंततः प्रायोगिक ने प्रयास करना बंद कर दिया। वह सिर्फ राजा जेन पर तीखे हमले कर रहा था, जो उसके सामने था। लुओ शिन्यू और लियू बू ने पाया कि प्रयोगात्मक चाहे कितनी भी सतह से संघर्ष कर रहा हो, किंग जेन असामान्य रूप से शांत रहा। ऐसा कोई समय नहीं था जब वह डर के कारण एक कदम भी पीछे हटे। किंग जेन ने पिस्तौल से मैगजीन निकाली और पिस्तौल को मॉड्यूल में फेंक दिया। प्रायोगिक ने स्टील की पिस्तौल को काट दिया और अपने जबड़ों से उसे कुचल दिया। किंग जेन और प्रायोगिक ने एक दूसरे को देखा। अचानक उन्होंने कहा, इसे नोट कर लें। विषय के दांत सख्त हो गए हैं, इसकी पुतलियां संकरी हैं और इसे इधर उधर रेंगने की आदत है। इस चीज को अब मानव के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, और यह संदेह है कि वे आनुवंशिक संशोधन के उत्पाद हैं। प्रयोगशाला को प्रलय से पहले पायरो कंपनी के लिए एक संभावित गुप्त परीक्षण स्थल के रूप में संदेह है। पास से किसी ने कलम और कागज निकाला और किंग जेन की शुरुआत पर पूरा नोट लिखा। लुओ शिन्यू और लियू बू की चौंका देने वाली निगाहों की तुलना में बाकी सभी लोग किंग जेन के शांत व्यवहार के आदी हो गए थे। अध्याय 90, रेन शियासू को पकड़ना। अनुवादक, लेगे संपादक, लेगे। किसी कारण से लुओ शिन्यू को अचानक महसूस हुआ कि पिंजरे के बाहर खड़ा शांत दिखने वाला किंग जेन पिंजरे के अंदर मौजूद प्रायोगिक से भी अधिक क्रूर था। और इसका पायरो कंपनी से क्या संबंध था? इस पर तेज रोशनी डालो, किंग जेन ने कहा। किसी ने प्रायोगिक के चेहरे पर स्पॉटलाइट डाली। प्रायोगिक को रोशनी से इतना डर लगा कि उसने सहज रूप से अपनी आंखों को अपनी बाहों से ढकने की कोशिश की। किंग जेन ने सोचा, वे स्पष्ट रूप से प्रकाश से डरते हैं, तो वे आज दिन के दौरान सक्रिय क्यों थे? क्या वे और भी विकसित हो गए हैं, या ऐसा इसलिए था क्योंकि कुछ खास था जो उन्हें आकर्षित करता था और उन्हें प्रकाश में भी बाहर आने के लिए प्रेरित करता था? उसके बगल में बैठे किसी व्यक्ति ने शांति से कहा, उनके प्रकाश से डरने के 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि उनका भूतपूर्व मानवीय व्यक्तित्व उनके वर्तमान व्यक्तित्व का सामना नहीं कर सकता, और दूसरा ये कि उनके डीएनए में रात्रिचरता जैसे पशु व्यवहार को शामिल कर लिया गया है। यह जरूरी नहीं है। किंग जेन ने सिर हिलाया और कहा, रेडियो पर जुमान से पूछो कि क्या उसने उन 3 लोगों को अभी तक ढूंढ लिया है। मेरा अनुमान है कि जब आप सभी एक्सपेरिमेंटल को पकड़ने में व्यस्त थे, तब वे हमारे ऑपरेशन के क्षेत्र में घुस आए होंगे। किंग जेन ने अनुमान लगा लिया था कि रेन शियासू और अन्य कब उस परिधि से बाहर निकल आए थे जिसे उन्होंने बंद कर दिया था। किंग जेन तीनों को खोजने के लिए बहुत उत्सुक था, क्योंकि वह जानना चाहता था कि क्या प्रायोगिक लोग अचानक दिन के समय बाहर आ गए थे क्योंकि तीनों में से एक ने उन्हें आकर्षित किया था। रेन शियासू एक विशाल शॉपिंग मॉल में घूम रहा था। शायद इमारत की अविश्वसनीय निर्माण गुणवत्ता के कारण यह विशाल मॉल भूकंप से नहीं गिरा, लेकिन फिर भी जबकि इमारत का अग्रभाग अभी भी बरकरार था, आंतरिक साज सज्जा इतनी क्षतिग्रस्त हो गई थी कि उसे पहचाना नहीं जा सकता था। छत की कई टाइलें फर्श पर गिर गई थीं और नीचे के गंदे काउंटर भूरे और धूल भरे थे। उन पर जमी धूल की परत कम से कम 10 सेंटीमीटर मोटी लग रही थी। जो सामान समय के साथ नहीं टिक पाए, वे सभी खराब हो गए थे और क्षतिग्रस्त हो गए थे। और इसी शॉपिंग मॉल में रेन शियासू को अंततः एक आभूषण की दुकान दिखी। आभूषण ऑक्सीकरण से खराब हो गए थे और काउंटर पर रखे चांदी के आभूषण काले पड़ गए थे। उन्हें तोड़कर अलग करने पर ही उनके मूल चांदी के रंग का निशान देखा जा सकता था। सोने के आभूषणों के मामले में वे भी ऑक्सीकरण करेंगे। इस शॉपिंग मॉल में सोना स्पष्ट रूप से ढही हुई छत में मौजूद कुछ लोहे के साथ लंबे समय तक संपर्क में रहा था, जिसके परिणामस्वरूप सतह पर लाल धब्बे बन गए। लेकिन निश्चित रूप से इससे सोने के आंतरिक मूल्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वह निश्चित रूप से चांदी से बनी वस्तुएं नहीं चाहते थे। उस समय चांदी का कोई खास महत्व नहीं था। रेन शियासू अपने साथ सीमित मात्रा में ही सामान ले जा सकता था। उसे सबसे ज्यादा कीमत वाली चीजें ही लेनी थीं। ये वह समय था जब भंडारण स्थान का लाभ बढ़ गया था। 1 क्यूबिक मीटर के स्थान में कितना सोना भरा जा सकता है? रेन शियासू को इस बात की चिंता थी कि वह अपने भंडारण स्थान को कैसे उन्नत कर सकता है, लेकिन अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ जो सोना था वह शायद उसके, यान लियुवान और सिस्टर शियाओयू के लिए आने वाले कई दशकों तक आराम से रहने के लिए पर्याप्त होगा। शॉपिंग मॉल में ज्यादातर सोना आभूषणों के रूप में था, इसलिए जगह बचाने के लिए रेन शियासू ने सोने के कंगन और सोने के हार को महल में रखने से पहले एक ढेर में दबा दिया। आखिरकार वह अपने मजबूत हाथों से जो चाहे कर सकता था। लेकिन फिर भी भंडारण क्षेत्र में सोने से भरने के बाद भी बहुत सारी खाली जगह थी, जिसे रेन शियासू ने दुखद माना। अंत में उसने अपनी जैकेट उतार दी और उसमें से कुछ सोना लपेट लिया। रेन शियासू ने शॉपिंग मॉल में हीरे भी देखे, लेकिन उस समय हीरे को मूल्यवान नहीं माना जाता था।
स्कूल के श्री झांग ने एक बार कहा था कि बहुत समय पहले हीरे बहुत महंगे थे, भले ही दुनिया में उनकी मात्रा बहुत ज्यादा थी। इसकी कीमत सिर्फ इसलिए ज्यादा थी क्योंकि आपूर्ति नियंत्रित थी और कीमतें बहुत ज्यादा थीं। इस प्रकार वर्तमान समय में कोई भी हीरे रखने की वकालत नहीं कर रहा था, या शायद ऐसे समय में जब हर कोई हीरे के बजाय भोजन खरीदने के लिए अधिक इच्छुक था, हीरे का मूल्य स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगा। अचानक रेन शियासू ने शॉपिंग मॉल के बाहर से लोगों के कदमों की आवाज सुनी। जब उसे एहसास हुआ कि किंग कंसोर्टियम के लोग आ गए हैं, तो वह भौंचक्का रह गया। रेन शियासू को अच्छी तरह पता था कि किंग कंसोर्टियम को जू जियांचू, यांग शियाओजिन और उसके अस्तित्व के बारे में पता चल जाएगा। चूंकि लियू बु को पकड़ लिया गया था, इसलिए वह निश्चित रूप से किंग कंसोर्टियम को उनके बारे में बताएगा। नए नॉवेल्स के लिए 3 पाउंड्स एन.कॉम पर जाएं। इस समय रेन शियासू अपने जैकेट के अंदर सोना लेकर शॉपिंग मॉल में था क्योंकि उसके महल में भंडारण स्थान भरा हुआ था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि जू जियांचू और यांग शियाओजिन ने अभियान का उद्देश्य पूरा कर लिया है या नहीं। उसके पास वह सब कुछ था जिसकी उसे जरूरत थी। शायद जू जियांचू और यांग शियाओजिन अलौकिक प्राणियों के रहस्य और दुनिया में हो रहे विकास के बारे में जानने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन रेन शियासू को इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। अगर इस शहर में अभी भी कोई रिफ्लेक्सोलॉजी स्पा चल रहा होता, तो शायद उसे उसमें दिलचस्पी होती। रेन शियासू तो बस यही सोच रहा था कि जो सोना उसके हाथ लगा है, उसे लेकर भाग जाए। लेकिन जैसे ही वह वहां से जाने वाला था, उसने मॉल के बाहर किंग कंसोर्टियम के सैनिकों की मार्चिंग की आवाज सुनी। रेन शियासू ने भौहें सिकोड़ी और वापस ज्वेलरी शॉप में चला गया। ऐसा लग रहा था कि लियू बु ने किंग कंसोर्टियम द्वारा पकड़े जाने के बाद पहले ही उनके अस्तित्व का खुलासा कर दिया था। हालांकि रेन शियासू अभी भी घबराया नहीं था। ये शॉपिंग मॉल बहुत बड़ा था, इसलिए रेन शियासू को नहीं लगा कि सैनिक उसे आसानी से ढूंढ लेंगे, भले ही वे अंदर आकर तलाशी लें। इसके अलावा ये खंडहर शहर बहुत बड़ा था और यहाँ बहुत सारी इमारतें भी थीं। भले ही किंग कंसोर्टियम के पास हजारों सैनिक हों और वे सभी पूरे शहर की तलाशी लेने के लिए जुटे हों, फिर भी उन्हें इसे पूरी तरह से छानने में कम से कम 10 दिन से लेकर पखवाड़े तक का समय लग जाएगा। किंग कंसोर्टियम के जूमान धूल भरे बादलों पर प्लाटून का नेतृत्व कर रहे थे। वे किसी भी समय युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार थे क्योंकि लियू बु के विवरण के आधार पर जू जियांचू और यांग शियाओजिन दोनों खतरनाक लोग थे। यह विशेष रूप से जू जियांचू के लिए था क्योंकि उसके पास सी की खतरे की रेटिंग थी। रेन शियासू जैसे व्यक्ति के बारे में सभी का नजरिया कमोबेश एक जैसा ही था, एक आम शरणार्थी जिसकी ताकत सामान्य से थोड़ी ज्यादा थी और जो लोगों को मारना जानता था, लेकिन उसे ज्यादा खतरा नहीं माना जाता था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि जूमान और राजा जेन आंख मूंद कर अहंकारी थे, बल्कि इसलिए क्योंकि लियू बु को पता नहीं था कि रेन शियासू का सबसे बड़ा हथियार क्या था। शूमान एक पेशेवर सैनिक था जिसके पास युद्ध का अत्यधिक अनुभव था। वह ये भी जानती थी कि यदि रेन शियासू के पास सामान्य से अधिक ताकत होती, तो वह उनके आग्नेयास्त्रों के सामने टिक नहीं पाती। रेन शियासू शॉपिंग मॉल में एक जीर्ण शीर्ण स्टील शेल्फ के पीछे छिप गया। उसने निश्चित रूप से कहा कि वह पूरी तरह से छाया में छिपी रही ताकि बाहर से अधिकतर किसी भी व्यक्ति को वह दिखाई न दे। जब उसने शूमान के नेतृत्व में सैनिकों की एक को सचमुच प्रवेश द्वार के सामने से धीरे धीरे देखा, तो रेन शियासू को थोड़ी राहत महसूस हुई। जब जूमान ने पलटन को अगली इमारत के कोने से आगे बढ़ाया, तो वह वहीं रुक गई। उसने अपने पीछे खड़े सैनिक से कहा, मुझे याद नहीं कि उस इमारत में कुछ चीजें इस तरह रखी गई थीं। कोई यहाँ रहा है और वह अभी भी अंदर हो सकता है। रेन शियासू ने शायद कभी नहीं सोचा था कि किंग कंसोर्टियम के रैंकों में इतना खतरनाक लड़ाई होगी। वह घटना के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी रखती थी और उसकी यादें भी बहुत उल्लेखनीय थीं। उत्साहित रेन शियासू ने काउंटर पर रखी वस्तुओं को हाथ तक नहीं लगाया था। ज्यादा से ज्यादा उसने उनसे 1 या 2 को ही प्रभावित किया था। लेकिन फिर भी